क्लोज टेस्ट का लूंगी, ठीक है, वो भी मंडे वेंसडे फ्राइडे होगा। आ जाओ। डिसअपॉइंटमेंट डजंट इक्वल फेलियर। डिसअपॉइंटेड अगर आप हो रहे हो, चलो मान लो रिजल्ट नहीं आया, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, तो क्या मैं आपको फेलियर बोलने लगूं? हाँ, नहीं, डजंट इक्वल फेलियर। when you feel disappointed, you either seek comfort or seek a solution। इससे भी शुरू हो सकता है। फर्स्ट स्टेप बैक, इससे तो शुरू नहीं हो सकता। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ। बोथ कौन है यहाँ पे नहीं पता। सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ। यार ये भी तो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव लाइट में देखो तो जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो तो फिर से आप क्या करते हो, लर्न करते हो और ग्रोथ करते हो। यानी पी और एस मेरा दोनों शुरुआत का सेंटेंस हो सकता है, आर तो नहीं। अब एस से अगर शुरू हो रहा है तो एस के बाद आर की एस के बाद पी, जरा देखे तो। सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग एंड ग्रोथ हो गया। When you feel disappointed, you seek comfort or seek solution। वाह, मुझे तो बोथ का जवाब मिल गया। या तो जब आप फेल करते हो, डिसअपॉइंट होते हो, तो या तो आप कंफर्ट सीख करते हो, कोई हो जो आपको थोड़ा सा पैसिफाई करे, या तो फिर आप उसका सोल्यूशन सीख करते हो, यार ऐसे तो नहीं हुआ, आप फेल कर गए, और क्या तरीका हो सकता है। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ। इसका मतलब है कि पी के बाद हमारे पास आर आना चाहिए। पी के बाद आर, देखो पी के बाद आर इसमें है, ये भी गया, लेकिन पंगा क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे। पी के बाद आर यहां पर भी है, ठीक है, समझ में आया। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड्स सम ऑफ बोथ। लेकिन बेटा आर के बाद सीधा 6 होगा, क्यों? मैंने कहा कंफर्ट। जब कोई जानवर घायल होता है तो क्या करता है, शेर जब घायल होता है किसी शिकार करने के में, तो क्या करता है, चुपचाप से कहीं कोने में बैठता है, अपने वुंड्स को चाटता है ना, इसका मतलब हील करता है। वही तो कहा क्या कि सीक कंफर्ट एंड सीक सॉल्यूशन। हैविंग लिक्ड योर वुंड्स, यानी एक बार चोट खा लिए, फेल हो गए, फिर क्या करें, बैठ के अपने वुंड्स को लिक करो, जैसे लिक करता है जानवर। प्रिपेयर फॉर अनदर एफर्ट, सॉल्यूशन ढूंढो, प्रिपेयर फॉर अनदर एफर्ट बेस्ड ऑन ए न्यू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यही तो है कंफर्ट एंड सॉल्यूशन। कंफर्ट ये किए एंड सॉल्यूशन हमने ये किया, यानी पी के बाद सॉरी बोथ, आर के बाद हमारे पास 6 है, ठीक है, आर के बाद हमारे पास सॉरी। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड्स सम ऑफ बोथ। फर्स्ट स्टेप बैक, स्टॉप यू आर डूइंग एंड ट्राई टू ऑब्टेन सम कंफर्ट। वही तो कहा है, यानी लिक योर वुंड्स। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू स्टेइंग कंफर्टेबल। हमेशा कंफर्टेबल मत रहो, क्योंकि एक बार रुक जाओ, थोड़ा देर आराम कर लो, तभी तो कहा हैविंग लिक्ड योर वुंड्स। देखो मतलब फिर से, चलो एक बार फिर से समझा दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, सुनो ध्यान से। इसमें क्या कहा है, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको पूरा सेंटेंस करना पड़ेगा, और यही है पीओ का अप्रोच। पीओ के क्वेश्चन में आने से पहले इसका अप्रोच देख लो। व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड, ईदर सीक कंफर्ट और सीक सॉल्यूशन। कंफर्ट एंड सॉल्यूशन। इन फैक्ट उन्होंने कहा है कि अप्रोच, द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। दोनों कैसे होना चाहिए, पहले थोड़ा सा बैठो, आराम करो, है ना, कंफर्ट, पहले आपको कंफर्टेबल हो जाओ, दिमाग शांत करो, है ना, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो क्या होगा, गलत भावनाएं आएगी मन में। लेकिन उस कंफर्ट जोन में हमेशा मत रह जाओ, क्योंकि इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। हैविंग लिक्ड योर वुंड्स, वुंड्स को लिक करने के बाद आप बाहर निकलो। PQ6 देख लो, RQ6, PRQ6, PRQ के बीच में एस डाल दिया है, जो कि सबसे पहला सेंटेंस था, इसीलिए डी गलत हो गया। 1S PRQ6 देखो। माहिल बेटा ये बुक का है, बुक्स में मैं कैसे ब्लैक स्क्रीन लाऊं, ये बोर्ड थोड़ी है, बुक का PDF है बेटा ये। चलो अब आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया, आप थोड़ा सा आसान देख लो। करण ये सब जानते बेटा, मुझे नहीं पता रहता है। आज कुछ नहीं, अभी तो आपको सेंटेंस का ही करा रही हूं बेटा। हो गया, चलो। एडिक्शन टू एल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। सोशल लाइफ जो है पीपल का, वो शराब का नशा अफेक्ट करता है। ग्रेजुअली से शुरू तो नहीं होगा। द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट कम,
When once it becomes a habit, उसके बाद एडिक्ट बनेगा. A person begins to drink just for fun. शुरुआत तो मजे के लिए शुरू करते हैं. S से शुरू होगा और बाकी सब खत्म. पहले तो मजे से शुरू करेंगे, उसके बाद वो हैबिट बनेगा. Gradually drinking becomes a habit. एक बार हैबिट बन गया फिर एडिक्शन आएगा. धीरे धीरे वो हैबिट बनता है. एस के बाद पी होगा, एस के बाद पी. एक बार हैबिट बन गया तो एडिक्शन बनेगा. इसीलिए आंसर इज ए. देखो आसान है ये. कौशिक, क्या है नाम? कौशिक. वो कैब के लिए आपकी नहीं बेटा. अब मेरा तो 20 शीट्स है ही. आप वॉल्यूम 1 भी याद नहीं करोगे क्या वो कैब की? हाँ, 20 शीट्स तो मैं क्लास में कराऊंगी. अब देखो ये सारा आपका एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. अब आते हैं हम लोग सीडीएस के क्वेश्चंस में. और अब सीडीएस के क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं देखोगे. क्यों? पता है सीडीएस में कुछ नहीं, खाली 1 और 6 शुरू में लगा देता है. खाली 1 और 6 शुरू में लगा देता है, बाकी सब वही है. हम सीडीएस के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके एसएससी की प्री टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं. पता क्या करते हैं? S1 को 1 करते हैं, 6 को 6 करते हैं, 6 वाला उठा के यहां लगा देते हैं, बस क्वेश्चन पेपर तैयार आपका. ठीक है, इसीलिए ये सीडीएस के क्वेश्चन है. S1 फर्स्ट सेंटेंस है. S6 लास्ट सेंटेंस है. चलो बनाओ तो. दिव्यांशु, मैंने बार बार कहा है वॉल्यूम 1 कर लेना. हाँ हिमानी, मैं वॉल्यूम 2 से करा रही हूँ. ये सारा वॉल्यूम 2 में. वॉल्यूम 2 में 70 पेजेस वो क्या भी है. एसएससी में अब जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा उसमें देयर वॉज अ लेजेंड, एक कहानी थी अमंग पीपल. इसका मतलब है तुमई का पहले तो जिक्र हो, फिर तुमई के बारे में बोला जाएगा कि वो पीपल चाहता था मर जाए. दोनों गॉड्स आपस में लड़ते थे. कौन से 2 गॉड्स भाई? यही तो तुमई एंड मुकत. यानी ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, मुकत भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. इसका मतलब मेरी शुरुआत तो पी से होनी चाहिए. अगर पी से शुरू होगी तो हमारे पास आ गया पीस के बाद एस कि पी के बाद आर. बेटा ऑब्वियसली पी के बाद आर होगा. क्यों? क्योंकि जब तुमई एंड मुक्कत का जिक्र हो रहा है, खुद सोचो ना, तुमई चाहता था लोग मर जाए, मुक्कत नहीं चाहता था कि लोग मरे. इसीलिए क्यू के बाद तो एस आना चाहिए. मेरे पास पी के बाद तो आर ही है. पी के बाद एस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि तुमई चाहता था लोग मर जाए, मुक्कत चाहता था लोग ना मरे. क्यू के बाद एस आना चाहिए जो यहां पर है. आंसर इज ए. देखो क्लियर. और उसके बाद 6 नंबर देखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी. अब कहानी कथा पे नहीं, अब कुछ ऐसा जो थोड़ा सा आपको परेशान करे. आधा आधी रहता है ना जिस पेज में, उस मजा नहीं आता. चलो 101 करो. Oil found in natural state is called, in called नहीं होगा, is called होगा. Is called crude oil. Okay. It is used as a fuel in heaters and it is treated in refineries. Crude oil बेटा पहले refineries में जाके treat होता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है. It is treated in refineries. The most common form of treatment is heating. यानी इसको गर्म किया जाता है. Gas that comes out when crude oil is heated. Wow. Heating. When crude oil is heated. यहाँ भी crude oil की बात हो रही है. Refineries में पहले crude oil को लेके जाएंगे, उसके बाद ना different product आएगा. When crude oil is heated, यानी कि S1 के बाद QS, QS, Q और S. देखो बेटा हमेशा क्वेश्चन आसान नहीं रहता. The first vapors to rise are cooled and become the finest petrol. जो first vapor है वो finest petrol होता है. ठीक है. Gas that comes off the oil later is condensed into paraffin. It is used as fuels in heaters and lamps. इसका मतलब finest petrol होगा, उसके बाद गैस निकला, condensed into paraffin. Paraffin is used as fuel in heaters and lamps. है ना. Last of all, यानी कि lubricating oils of various grades are produced. इसका मतलब है पहले तो finest petrol निकला, उसके बाद paraffin है, उसको यूज किया जाता है heaters and lamps में. यानी कि हमने S के बाद देखो QS, Q के बाद S तो हम पहुंच गए थे, लेकिन S के बाद P कि S के बाद R. बेटा S के बाद R होगा ना, क्योंकि पैराफिन जो होगा उसको हीटर्स एंड लैम्प्स में यूज किया जाएगा और फिर है लास्टली है ना. देखो ठीक है. दिस मीन्स सबसे पहले हम लोग
यहां तक पहुंच गए कि भाई इट इज ट्रीटेड इन रिफाइनरीज, ठीक है, और जब ये हीट किया जाता है, हीटिंग है, तो जब ये हीट किया जाता है यानी यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन अगर आप S1 के बाद Q और S में पहुंच रहे हैं तो Q और S में 2 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो फिर गैस निकलेगा और फिर उसके बाद जो कंडेंस होकर पैराफिन बनेगा वो हीटर्स एंड लैंप्स में, क्योंकि पेट्रोल हीटर्स और लैंप्स में यूज नहीं होता है ना, पैराफिन होता है, इसीलिए पेट्रोल के बाद, फाइनेस्ट पेट्रोल के बाद ये P नहीं आ सकता। फाइनेस्ट पेट्रोल आ रहा है S में, वो आप हीटर में यूज नहीं कर सकते, है ना, उसके बाद आपको R लगाना पड़ेगा तब जाके P आएगा, क्योंकि फाइनेस्ट पेट्रोल हीटर और लैंप्स में यूज नहीं होता। आंसर इज डी। देखो समझ में आया? सी, in these sentences you will find there are certain sentences which are really difficult, which need you to have some brain. If you have intelligence, then only you will be able to do these questions, because in these questions they check their intelligence also, the intelligence of the students. कि finest petrol heaters और lamps में थोड़ी होता है यार, finest petrol तो आप देखो कि एरोप्लेन्स में यूज होता है ना, हालांकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बता रहा क्योंकि इनको 4 सेंटेंस में खत्म करना है। सो आप SSC और CDS का देख लो, एंड आई विल डू फॉर यू बैंक एग्जाम्स क्वेश्चन टुमारो, ठीक है, उसको मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। अब बता देते हैं आपको आपका टाइम टेबल, आपके अपने टाइम टेबल अपने अनुसार चलेंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ सेंटेंस अरेंजमेंट का लास्ट क्लास, जिसमें मैं फिर से यही टेस्ट पेपर्स करा दूंगी, 5 और टेस्ट पेपर करा दूंगी SSC का जो बचा है उसमें से, प्लस PO का अरेंजमेंट। फ्राइडे को सेंटेंस अरेंजमेंट, फ्राइडे को आपका चलेगा 10 बजे। लेकिन इसके बाद इस बैच में मैं बैचेस कनेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें बैच 17 ऐड होगा, और बैच 17 ऐड होगा तो फिर ये सबको जोड़ दिया। हेलो एवरीवन, चलो बेटा अब हम लोग थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जो कहानी टाइप का ही लगे, लेकिन हाँ बहुत आसान नहीं हो, कोई डे टू डे इवेंट नहीं हो। 104 नंबर पहले करके दिखाओ मुझे, ठीक है। स्वाति, टाइमिंग कोई चेंज नहीं होता है बेटा, मैं इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट करवा रही हूं तो मैं सारे बैचेस को जोड़ रही हूं। अब मैं किसी और टाइम पे क्लोज टेस्ट कराऊंगी तो वो 3 सारे बैचेस को जोड़ूंगी, ठीक है ना, वो 3 क्लास के लिए सारे बैचेस को जोड़ूंगी। चलो जल्दी करो, 104 नंबर का आंसर बताओ मुझे नहीं पता क्या है आंसर, जरा देखो तो। क्लास तो चल रहा है। भूमेश एक सेकेंड, VOD को कनेक्ट किया हो? कनेक्ट कर दिया, ला के देना यहां पे, जल्दी बताओ। वो इनो बोले लाने के लिए, अरे यार जल्दी करो ना। बी, कोमल कह रही है बी, चलो देखते हैं। It was in 264 BC that the great struggle between Rome and Carthage, the Punic War began. Okay, रोम और Carthage के बीच में जो Punic Wars था वो शुरू हो गया। Okay, it gradually developed into, it कौन होगा यार? The great struggle, चलो देखते हैं, लेकिन Punic Wars की बात हो रही है तो it कैसे होगा? The first Punic War began in that year about the pirates of Messina. Okay, पहले तो हम first Punic War की बात करें, ठीक है। They had great fighting ships, किसके पास था? किसके पास? The advantage of the sea was at first with the Carthaginians. Carthaginians के पास advantage of the sea था, क्यों? Because they had great fighting ships. Q के बाद S लग रहा है मुझे, Q के बाद S, लेकिन Q के बाद तो S मेरा 3-3 में है, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत R से अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि प्यूनिक वॉर्स की बात हो रही है तो फर्स्ट प्यूनिक वॉर की बात होनी चाहिए।
दैट हियर अबाउट द पायरेट्स ऑफ मेसिना। बेटा पायरेट्स वो होते हैं जो सी में रॉबर्स होते हैं, तो सी की ही बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। But the Romans with extraordinary energy set themselves to outbuild the Carthaginians। इसका मतलब है कि सबसे पहले कार्थेजियंस के पास एडवांटेज था, लेकिन रोमन्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी था जिससे वो कार्थेजियंस को आउट बिल्ड कर दिया। यानी Q के बाद S6 ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन P मेरा कहीं फिट नहीं हो रहा है। Q के बाद S6 ज्यादा अच्छा लग रहा है, Q के बाद S6 ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जो Q के बाद S6 है, सिर्फ इसको छोड़कर, है ना। लेकिन इसमें आपका S के बाद Q है, और S तो कह रहा है दे हैड ग्रेट फाइटिंग शिप्स ऑफ व्हाट वाज हिदरटू अनहर्ड ऑफ। किसके पास था ये? Q। द एडवांटेज ऑफ C वॉज विद द Q के बाद S होना चाहिए था, यहां S के बाद Q हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन मेरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है बा, ठीक है। अगर हम यहां पे चले, देखो ध्यान से बेटा, हर जगह पे एकदम आसान क्वेश्चन नहीं आता जो आपका एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ध्यान रखना, इसमें आप बहुत जगह फंसोगे। क्यू मैं आपको बिल्कुल समझा कर कराना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। क्यू के बाद एस मुझे लगा, मैं बड़ी खुश हो गई कि क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस तो 6 में बिठाती है, 3 ऑप्शन बिठा दिया। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आया कि क्यू के बाद एस जो है ये स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट प्यूनिक वॉर बिगैन इन दैट ईयर। कौन सा ईयर भाई? एक ही तो ईयर बता रहा है 264 BC, इसके अलावा तो दैट ईयर कहीं पर कोई ईयर ही नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ईयर क्या है, ठीक है। इसका मतलब शुरुआत तो आर से होना चाहिए, आर से शुरुआत और क्यू के बाद एस, आर के से शुरुआत क्यू के बाद एस, ये 2 ऑप्शन में है। पी अगर फिट नहीं हो रहा है तो मुश्किल होगा। अब सुनो ध्यान से, आर से शुरुआत हो गया, ठीक है। इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ सिसिली। अब इट कौन है? इट ध्यान से देखो, द फर्स्ट प्यूनिक वॉर इट हो सकता है, प्यूनिक वॉर इट नहीं हो सकता, फर्स्ट प्यूनिक वॉर तो इट हो सकता है ना। इसका मतलब फर्स्ट प्यूनिक वॉर के लिए अगर मैं इट लगा दूं तो ये प्यूनिक वॉर के बाद पी फिट हो रहा है, लेकिन अगर मैं क्यू के बाद एस लगा रही हूं तो एस के बाद S6 ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? कह रहा है एडवांटेज ऑफ सी सबसे पहले कार्थेज के पास था, क्योंकि उनके पास बहुत फाइटिंग शिप्स थे, लेकिन धीरे धीरे एडवांटेज शिफ्ट कर गया रोमन्स के पास। क्यों? उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी था जिससे वो कार्थेजियंस को पीछे छोड़ दिए। इसका मतलब है कि बीच में पी डालना मेरे लिए मुसीबत हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहां लगाऊं पी को। दिस मींस आर के बाद पी फिट हो रहा है, एस क्यू के बाद एस, ठीक है, क्यू के बाद एस फिट हो रहा है, और उसके बाद S6 फिट हो रहा है। आंसर हमारा बी है। देखो कभी कभी आपको अच्छे से सोच समझ के करना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे बस ऐसे ही कर ले तो हो गया फिर। अच्छा दिवाकर, 1 मिनट, बैच 8 में 20 नंबर शीट अपलोड कर दो ना, नहीं हुआ है, हो गया। कभी कभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बेटा। अब आते हैं 105 नंबर, कर लो। अब हम पीओ के पेपर में जाएंगे। ओके हाँ, आज ईद है, आप सबको ईद मुबारक। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और हमेशा जो चाहो उसमें तरक्की पाओ, ठीक है। हमेशा मेहनत करो, जरूर सक्सेसफुल रहोगे आप लोग। ऑल द बेस्ट। हाँ कल्याणी, बात क्या है, गलत तो करोगे, क्योंकि मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कंफ्यूजिंग था। चलो बताओ, 105 का आंसर दे दो जल्दी से। डी, रेखा ने कहा है डी। चलो देखते हैं। ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रैक्टिस, वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज हु कैन अफोर्ड इट। बहुत ही वेस्टफुल है, क्यों? ओवर ईटिंग। Heavy meal at night before retiring is a fashion with many. While sleeping, this food is converted into excess fat and thus makes a person fat and ungaining. 3 to 5 hours are needed to digest the food. 3 to 5 hours are needed to digest the food. The evening meal should be light and should be taken 3 to 4 hours before going to bed. A heavy meal at night before retiring is the fashion with many. While sleeping, this food is converted into excess fat and thus makes a person fat and ungaining. It is largely wasted. देखते हैं, ये 3 to 5 आवर्स की बात कर रहा है, डाइजेस्ट करने में टाइम चाहिए। एस के बाद हमें लग रहा है कि S6 कहीं आना चाहिए, ठीक है। और हैवी मील एट नाइट बिफोर रिटायरिंग, ये बहुत लोगों के बीच में फैशन है कि हैवी मील लेना रिटायर करने के पहले। और वाइल स्लीपिंग दिस फूड, कौन सा फूड? कौन सा फूड? अ हैवी मील, दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेस फैट वाइल स्लीपिंग। देखो सोना और ये सोना और ये सोने से रिलेटेड है ना।
ये सब आपस में रिलेटेड है। अब आते हैं, ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज हु कैन अफोर्ड इट। इट इज लार्जली वेस्टेड से हम शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। अ हैवी मील एट नाइट बिफोर रिटायरिंग इज द फैशन विद मेनी। ठीक है, 3 to 4 hours are needed to digest the food. While sleeping, this food is converted into excess fat and thus makes a person fat and ungaining. The evening meal should be taken. सही लग रहा है ए तो मुझे। अब आते हैं इसमें, तो देखते हैं पी कहां फिट हो रहा है। While sleeping, this food is converted into excess fat, thus making a person fat and ungaining. It is largely wasted. यहां भी ठीक लग रहा था। Q के बाद P, a heavy meal at night before retiring is a fashion with many. It is largely wasted. ये यहां पे ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है, लेकिन अब देखो सब जगह हमारा सब कुछ फिट लग रहा है। अब बताओ, अगर मैं इस तरह से सोच के कर रही हूं तो मुझे तो सारा का सारा फिट लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो नहीं समझ में आया ये, बताओ तो। सब लोग ए लिख रहा है, हाँ सब लोग ए लिख रहे हो, और जितने भी ऑप्शंस मैंने चुने हैं मुझे सारा सही लग रहा है। अब मुझे बताओ किस चीज के बाद कौन आएगा कि आंसर सही होगा, सोच के बताओ। बोलो। सी अब डी कर दिया, ए दिया। सबसे अच्छा नितिन है, इसने तो सबको मार दिया सही। अब सुनो, मुझे इन ऑप्शंस में से ही चुनना है, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में तो ही आंसर होगा ना। अब मैं एक काम करती हूं, ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज हु कैन अफोर्ड इट। ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रैक्टिसेस। ओवर ईटिंग की बात हो रही है। अगर मैं S1 के बाद P से शुरुआत करूं तो कह रहा है इट इज लार्जली वेस्टेड। बेटा ओवर ईटिंग इज लार्जली वेस्टेड नहीं, कोई मील लार्जली वेस्टेड होता होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इट मील्स के लिए आ रहा है, कौन सा मील के लिए आ रहा है? A heavy meal at night before retiring is the fashion with many. A heavy meal at night is the fashion with many. हम यहां सोच सकते हैं, S1 के बाद Q सोच सकते हैं। S1 के बाद Q दो जगह पे है। चलो S1 के बाद Q नहीं आएगा, क्या S1 के बाद S आ सकता है? 3 to 5 hours are needed to digest the food. By क्या? पहले तो वो रात में सोने से 3-4 घंटे पहले खा लो ना, ये बोलना चाह रहा है, तब ये सेंटेंस आना चाहिए। यानी ये ऑप्शन यहां कट गया। कभी कभी आपको ऑप्शन काटना पड़ेगा। क्यों काटना है? क्योंकि अब मैं गलत भी करूंगी बेटा तो मैं 50% चांसेस होगा मेरा सही करने का। याद रखना, जब 50-50 में रहते हैं तो हम कई बार तुक्का मार देते हैं, सही भी हो जाता है ना। अब देखो क्या कहा है, क्यों में आ जाओ। A heavy meal at night before retiring with the fashion with many. 3 to 5 hours are needed to digest the food. While sleeping, this food is converted into fat and thus makes a person fat and ungaining. It is largely wasted. भाई पहले कहो ना wasted, फिर बताओगे ना कैसे वेस्टेड, क्योंकि ये सारा का सारा फैट बनता है और कुछ नहीं होता, आपको इससे कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो इट इज लार्जली वेस्टेड, ये जो पी ऑप्शन है वो यहां पे नहीं होकर थोड़ा आगे होता तो चलता। फिर से देखो, अ हैवी मील एट नाइट बिफोर रिटायरिंग इज द फैशन विद मेनी। हैवी मील, इट इज लार्जली वेस्टेड, क्यों? क्योंकि 3 to 5 hours are needed to digest the food. While sleeping, this food is converted into excess fat and thus makes a person fat and ungaining. The evening meal should be light and taken 3 to 4 hours before going to bed. इसका मतलब है यहां होना चाहिए था ऑप्शन, हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो बी आंसर है। बेटा कई बार सोचना पड़ेगा, आपको लगेगा सारा आंसर सही है, ठीक है, फिर खुद सोचेंगे कि अरे यार सारा आंसर सही है। तो इट इज लार्जली वेस्टेड, इट कौन है? ओवर ईटिंग थोड़ी इट है, मील इट है, यानी कि ऑप्शन कट गया। एस से कैसे शुरू कर दे? 3 से 4 घंटे चाहिए, पहले खाने की तो बात करो, फिर ना 3 से 4 घंटे में पचाओगे, यानी एस भी गया। अब क्यू के बाद एस फिट हो रहा है, क्यू के बाद पी फिट हो रहा है, कम से कम एटलीस्ट हम 50% में तो पहुंच गए। अब आइए बैंक की बात करें। रिमेंबर बैंक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्या हुआ? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में आंसर रॉन्ग नहीं है रोशन, बात क्या आपके पास बहुत पुरानी बुक होगी। फर्स्ट टाइम में जब बुक फर्स्ट एडिशन आया था ना हमारा इसका, उसमें हमने कुछ बीच में से क्वेश्चन काटे थे और वो क्वेश्चन उसमें रह गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बाद में फिर हमने सही कर दिया है। ठीक है, अब आओ हम आपको क्वेश्चन देते हैं, लेकिन बेटा आपको जो क्वेश्चन देंगे वो ध्यान रखना 1 से लेकर 6 तक जो है उसमें आपने एक चीज मार्क किया होगा। एसएससी में हमने क्या किया, मैं ये सोचती थी यार इसके बाद यही सही लग रहा है, चलो ये काटो यही आंसर होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना हर जगह ये नहीं चलता। अगर आप पीओ की बात करोगे, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, याद रखना, इनकी बात करोगे तो आपको वो पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आएगा विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज द सेकेंड सेंटेंस, फिर वो आएगा। इसीलिए सबसे पहले आप इसको देखो, इसमें 1 और 6 कुछ नहीं दिया है, जैसे अब एसएससी के एग्जाम में 1, 6 नहीं देता है, और उसके बाद बनाओ।
कौशिक, सिविल सर्विसेज में बेटा हमें सिर्फ कंपल्सरी इंग्लिश की पता होती है, सिर्फ कंपल्सरी इंग्लिश में ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब इसका मुझे नहीं पता। यूपीएससी में बेटा, यूपीएससी के लिए तो कंपल्सरी इंग्लिश होता है बेटा, यूपीएससी का इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश होता है। अगर इंग्लिश मीडियम के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गोमेश, सीपीओ सीएचएसएल आईबी क्लियर हो गए? वाह, सिर्फ वीओडी से? हाँ कल्याणी, मैंने डिनर कर लिया। कल्याणी को मेरी चिंता बहुत रहती है शुरू से। कल्याणी तुम कौन से बैच की हो? आज तो मैंने सबको जोड़ा है। कर लिया? यूपीएससी बेटा ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन पे जोर दोगे। हाँ, पीओ के क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे बेटा, इंग्लिश में हार्ड रहेंगे। ओके, दिवाकर ने अपना सेट कर लिया, दिवाकर ने सेट कर लिया, और इसमें आप सेट करके रखोगे तभी बताओगे विच इज द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ओके, नितिन ने भी कर लिया, दिवाकर और नितिन ने किया है। बाकी लोग इतना स्लो? टाइम वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, याद रखना। दिन भर सबको पेपर मिल जाए ना तो सब लोग कर लेगा। वेलकम भूमेश बेटा, मेरा तो यही इच्छा है और मेरी यही दुआ ही रहती है कि आप लोग सबका हो जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूरा सा सिलेबस कंप्लीट करूं, कोई भी एग्जाम हो सब निकल जाए। विशाखा बेटा अभी तुरंत तो नहीं बता पाऊंगी, अभी रुको। 05 में आपको सब कुछ याद रहता है मैम? हाँ कल्याणी, तुम 05 की थी। चलो हो गया। 10 दे टीच अस, 10 क्या, 10 से सेंटेंस कभी शुरू ही नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, किसका लाइफ पता नहीं, बट वन डे इट वॉज अटैक्ड, अटैक किसके द्वारा पता नहीं। द ट्री स्टूड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज फॉर ओवर 400 ईयर्स। ओके, 400 ईयर्स से ये ट्री खड़ा था, बट वन डे इट वॉज अटैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ बीटल्स। ये हो सकता है। द टाइनी इंसेक्ट्स, जब बीटल्स की बात हो रही है तो छोटे तितैये की बात हो रही है। द टाइनी इंसेक्ट्स एट देयर वे थ्रू द ट्री एंड डिस्ट्रॉयड इट। ओके, 2, इसके बाद 3, लेकिन मैं फंस गई। इट इवन सर्वाइव्ड इन्यूमरेबल स्टॉर्म्स। इसका मतलब है यार ये गलत हो गया मुझसे। क्यों? द ट्री स्टूड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज फॉर 400 ईयर्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ इट वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग 14 टाइम्स। इसका मतलब इसके बाद तो ये आना चाहिए, समझ में आ रहा है? और उसके बाद तो ये आना चाहिए इट इवन सर्वाइव, यानी कि वो ये भी सर्वाइव कर गया। बेटा मैं आप लोग के हिसाब से सोच रही हूं कि कैसे, बट वन डे इट वॉज अटैक्ड। तुरंत मुझे लगा यार ये होना चाहिए, लेकिन जब आगे क्या करे, अरे ये तो बताना चाह रहा है कि 14 बार इस पर बिजली गिरी। ठीक है, और यहां तक कि कई तूफान और एवलांशेस यानी कि हिमस्खलन को भी इसने, ऊपर से पूरा पूरा पहाड़ बर्फ का गिर गया तो भी ये बच गया। जिसका मतलब है ये दोनों होना चाहिए, तब इसकी बात होगी। दिस मीन्स हम ये मिटाएंगे, हम ये भी मिटाएंगे, और हम ये कहेंगे कि भाई ये जो ट्री था ना, अपनी लाइफ के दौरान कई बार इस पर बिजली गिरी, और यहां तक कि एवलांशेस भी और स्टॉर्म को भी, एवलांशेस एंड स्टॉर्म्स को भी इसने बर्दाश्त किया। लेकिन वन डे तितैयों के टीम ने आके इसको अंदर से खाते पीते निकल गए। ये होगा 10 दे टीच अस। अब चाहे जितने भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यू कैन अकम्प्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जो कि लाइटनिंग भी नहीं कर पाया, जो ये स्टॉर्म्स नहीं कर पाए, ये छोटे छोटे बीटल्स ने कर दिया। इसका मतलब है टीचिंग जो है वो सबसे लास्ट में आता है। क्या है? विच इज द फर्स्ट सेंटेंस अगर पूछेगा तो कौन लिखोगे? द फर्स्ट सेंटेंस 4, विच इज द सेकेंड सेंटेंस 2, विच इज द थर्ड सेंटेंस 6, विच इज द फोर्थ सेंटेंस 3, विच इज द फिफ्थ सेंटेंस 5, एंड विच इज द सिक्स्थ सेंटेंस 1। देखो इस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। नहीं समझ में आया ज्ञान? देखो तो बीटल्स बेटा जो होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसको टिड्डे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? लोकस्ट को कहते हैं टिड्डे। बीटल्स क्या होता है यार? छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है, आया समझ में? देखो आपको इसी पर बेस्ड बेटा आपको पूरा सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा भाई, थर्ड सेंटेंस, फिफ्थ एंड लास्ट, यानी कि एक अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक गलत हुआ ना तो कम से कम 3 गलत होगा, क्योंकि फिर आपका सेटिंग गड़बड़ तो होगा ही होगा, और सेटिंग गड़बड़ हुआ तो पूरा ही गलत हो जाता है फिर कई बार तो। ठीक है, चलो अब आओ, आपको मैं 6 सेंटेंसेस का दे रही हूं और कहानी की तरह ही है, 1 से लेकर 6 तक सेट करो ठीक से। जितेंद्र अगर आप डिफिकल्ट कह रहे हो ना बेटा, तो ये जो लेवल होते हैं ना, इसमें नीचे से दूसरे लेवल पे था ये। डिफिकल्ट लेवल तो आपने देखा ही नहीं है फिर तो।
देख लिया? बनाओ और जल्दी बताओ। ये भी आसान है, ये सब आसान सेंटेंसेस में है पीओ के, डिफिकल्ट तो है ही नहीं है। गोमेश, वीओडी में लाइव क्लास रोज नहीं होगा बेटा। अभी मैं जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट करा रही हूँ, आज आखिरी क्लास है, आज खत्म हो जाएगा आपका। अब जब मैं क्लोज टेस्ट शुरू करूंगी ना तो फिर लाइव करूंगी, लेकिन वो कोई दूसरा समय पे होगा, हो सकता है वो 5:30 के बैच के साथ में लाइव करूंगी आपको, ठीक है? ये सब इतना प्रैक्टिस वाली चीज है ना। एक तो इसके साथ जो टेस्ट पेपर्स मिलता है आप लोग के बैच वालों को, वो लोग देखो अपना टेस्ट पेपर, जो 60 टेस्ट पेपर्स मिलते हैं उसमें ये सब बहुत कराया हुआ है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। मेंस में तो मैं शुरुआत ही यहीं से करवाया है मैंने, मेंस में, मेंस के टेस्ट पेपर्स में। हो गया? हमें पूरा सेट मार के दो, पूरा सेटिंग करके, एक से नहीं चलेगा। चलो शुरू करें। द सेलर वॉज टोल्ड, सेलर वॉज टोल्ड, इट वॉज प्लेस्ड। इट कौन है भाई? इट वॉज प्लेस्ड कौन है? इट नहीं पता। ही रिटर्न टू द स्पॉट, कौन रिटर्न टू द स्पॉट? नहीं पता। द शिप वॉज एट सी फॉर मेनी डेज एंड फाइनली एंकर्ड नियर द कोस्ट लाइन, ये चल सकता है फर्स्ट में। द नाइट वॉज स्टॉर्मी एंड विदाउट अ वार्निंग सिग्नल his ship was wrecked on that very rock. One of the sailors on board saw a belt tied to a dangerous submerged rock. Okay.
As a joke, the sailor decided to steal the bell. अब मुझे कहानी समझ में आ गई. And hide it despite being informed of this. अब देखो क्या हुआ. The ship was at sea for many days and finally anchored near the coastline. यानी कोस्ट के पास वो उस नाव ने, शिप ने, जहाज ने लंगर डाल दिया. ओके. एक सेलर जो था ऑन बोर्ड, मतलब उस जहाज में सवार, उसने एक बेल देखा एक डेंजरसली सबमर्ज्ड रॉक से. रॉक ऐसा था जो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक बेल लगा हुआ था और वो बेल ऐसा था कि उस डेंजरसली सबमर्ज्ड, समझ मतलब होता है डूबा हुआ रॉक में, और उस रॉक से अगर कोई जहाज टकराएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना. टाइड टू अ डेंजरसली सबमर्ज्ड रॉक. ये पूछेगा कि भाई इस रॉक पे ये बेल क्यों लगा हुआ है. द सेलर वाज टोल्ड इट वाज प्लेस्ड देयर एज अ वार्निंग सिग्नल. वार्निंग सिग्नल था ताकि लोग उस रॉक से बच के निकल जाए. ओके. इस बंदे ने क्या किया, जोक मारा और उसने, मतलब एज अ जोक, मजाक मजाक में उसने उस बेल को चुरा लिया. इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस क्या कि ये वार्निंग के रूप में हो गया. ही रिटर्न टू द स्पॉट अ फ्यू इयर्स लेटर एज कैप्टन. अब ये सेलर कैप्टन बन चुका था, अपना ओन शिप था उसका. वो रात बहुत तूफानी था एंड विदाउट अ वार्निंग सिग्नल हिज शिप वाज wrecked ऑन दैट वेरी स्टोन. इसका मतलब है उसी से टकराया. विच इज द फर्स्ट सेंटेंस 3, विच इज द सेकेंड सेंटेंस 5, विच इज द थर्ड सेंटेंस 1, which is the fourth sentence 6 and which is the fifth sentence 2. पांचों सही होगा, नहीं तो 3 से 4 गलत होगा. अगर आप सही नहीं करोगे तो अवधेश तुमको बहुत मारूंगी मैं. नहीं, अवधेश को नहीं मारूंगी, ज्ञान को मारूंगी. अवधेश तुम्हारा मैसेज अचानक आ गया. ज्ञान बेटा तुम अभी थोड़ी देर पहले रेखा के पीछे थे, आप कल्याणी के पीछे हो, है ना. तुम लोग, तुम्हें एकदम शर्म नहीं आती, मैं ब्लॉक कराऊंगी तुम्हें. अरे जिस लड़की का नाम मैं ले लूं उसके पीछे पड़ जाओगे तुम ना, बेशरम बच्चा. हाँ बोलो. कहा यार बहुत आसान था. अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेना चाहती हूँ, लेकिन डिफिकल्ट के चक्कर में दूसरे पेज में चली गई मैं. दूसरा पेज में आ गया, डिफिकल्ट नहीं है इसमें. पेज सेम होता है ना तब मजा आता है करने में ठीक से. कुछ पेज अलग हो गया है. नहीं तुमने कराया था. अब देखो आसान वालों में देख लो कि 2 नंबर. कोमल मैंने कहा आपको जो मैं करा रही हूँ बैंक पीओ का, वो बहुत आसान करा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, कोई लेवल नहीं है बैंक पीओ का ये क्वेश्चंस के. बहुत सबसे आसान लेवल के बैंक पीओ के करवा रही हूँ मैं. चलो. The emperor was impressed with me and rewarded me. He then asked me to make. He then asked me. Impressed तो तब होगे ना जब कुछ करोगे. He then asked me. Then कब? नहीं. One fine day, the king decided to test my intelligence. ये होना चाहिए. By doing so, I could make the lines shorter. After thinking over it for some time, I drew longer lines. Lines और lines कुछ ऐसे ही साथ में लग रहा है. He drew a line on the floor with the help of a chalk. Okay. He then asked me to make it shorter without erasing its end. उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंटेलिजेंस का टेस्ट लूंगा. उसने ड्रॉ किया एक लाइन फ्लोर पे और कहा एक चौक की हेल्प से, और फिर उसने कहा कि इस लाइन को शॉर्ट करो, बिना इसके एंड को इरेज किए इस लाइन को शॉर्ट करके दिखाओ.
आफ्टर थिंकिंग ओवर इट फॉर सम टाइम, कुछ सोचने के बाद, आई ड्रू लॉन्गर लाइन्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन दैट द एम्परर हैड ड्रॉन। उसने क्या किया, उस लाइन के दोनों एंड में और लंबी लाइन कर दिया। अब उनका लाइन तो छोटा हो गया है ना। ये करके उसने क्या किया, बिना मिटाए इसने लाइन को शॉर्टर कर दिया। जो लाइन उन्होंने बनाया था उसको शॉर्ट कर दिया। द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड। देखो आप बताओ सही हुआ फिट? देखो तो 3 6 2 5 4 1। ओके, क्या बनाया? 3 6 2 5, ठीक है, 4 1। वेरी गुड। देखा गलत हो गया बेटा आपसे? क्या है देखो, एक दिन किंग ने डिसाइड किया मेरे इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, 6 में आ जाओ। उसने लाइन को ड्रॉ किया चौक की हेल्प से। अब 2 में आ जाओ। उसने कहा इस लाइन को छोटा बना दो बिना इसके एंड को इरेज किया, ठीक है। अब आ जाओ 5th में। कुछ सोचने के बाद मैंने क्या किया, लॉन्गर लाइन्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन दैट द एम्परर हैड ड्रॉन। यानी कि जो एम्परर ने लाइन बनाया था उस लाइन में, इस लाइन में बोला कि दोनों तरफ सीधा मिटाना नहीं और इसको छोटा करके दिखाओ। उसने क्या किया, ऐसे कर दिया। अब एम्परर का जो लाइन था वो तो छोटा हो गया है ना। बाय डूइंग सो आई कुड मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग द एंड्स। द एम्परर वाज इम्प्रेस्ड, ठीक है। Which is the first sentence 3, which is the second sentence 6, which is the third sentence 2, which is the fourth sentence 5, which is the fifth sentence 4, and which is the sixth sentence 1। देखो क्लियर? वही तो क्वेश्चन आया, देखो क्लियर। और ये जो फोर्थ वाला है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 पेजेस में आ गया है। अब वो 2 पेज मुझे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। समझ में आया? प्रिया, मैंने जीआईएफ का 2 वोकैब खत्म कर दिया है, उसको मैंने मोस्टली सारे बैचेस में लोड कर दिया है। अब मुझे व्हाट्सएप कर दो किस बैच में लोड नहीं हुआ है। संडे को मैं 3rd लूंगी जीआईएफ और सारे बैचेस में लोड कर दूंगी फिर, ठीक है। चलो सेंटेंस अरेंजमेंट में कोई बात है तो बताओ। अब देखो ये सब जो है मैंने काफी डिफिकल्ट लेवल आपका करके दिखा दिया आपको। ये सूरज, उस दिन का टेस्ट पेपर निकालना है एसएससी वाला, उस दिन का टेस्ट पेपर निकालना है एसएससी वाला जो कर रहे थे परसों ही तो कर रहे थे। देखो हाँ वही सारे सेट्स है ना, और वो तो उसमें खुलेगा ना, एंड्रॉइड में खुलेगा ना। अच्छा सुनो ना, हमने 2 जीआईएफ का वो क्या कराया था ना, 2 जीआईएफ का वो क्या कंप्लीट, वो सारा लोड कर दो सब में। बोल रहा हमारे में ही हुआ है, ठीक है, दोनों कर दो। और संडे को जब पढ़ाऊंगी ना मैं हाथों हाथ कर देना, वेट मत करना। देखो अभी तक तुम बैच 8 में वो क्या 20 लोड नहीं किया, बताओ। देख में है, एक बात बताओ, आपका जो वो क्या हुआ है उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ तब बताओ। Aesop was one of them. One of them, कौन one of them? He told many interesting story. ही कौन है? There were many talented people in ancient Greece. इससे शुरू हो सकता है। Aesop was one of them. हाँ, talented people में से ये आदमी हो सकता है। C के बाद A, C के बाद B, खत्म मामला। देखो कितना आसान। ग्रीस में कई talented people थे और इनमें से एक का नाम Aesop था। देखो ठीक है, हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप एग्जाम में बेटा आसान आते हैं एसएससी के, खासकर प्री में तो बहुत ही आसान होते हैं। हो गया। ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर। कौन? मुझे नहीं पता, बट नाउ डेज बट से तो सेंटेंस शुरुआत ही नहीं होता है। इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट। कौन? संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। यस, डी से शुरू होगा और डी से शुरू 2 हो रहे हैं, डी के बाद सी, डी के बाद ए। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट। क्या? नहीं, डी के बाद ए फिट हो रहा है क्योंकि डी के बाद ए बता रहा है गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर है, ठीक है। और इट इज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ये तो इसका रीजन हो सकता है कि अब इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलता क्योंकि एक्सीडेंट है। तो डी के बाद ए हमने मार्क किया, मेरे पास और जरूरत ही नहीं मुझे आगे बढ़ने का, मुझे इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया? पहले तो हमें एटलीस्ट सेंटेंस की शुरुआत तो समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, ठीक है। यस चलो
स्टेनो बेटा बहुत आसान लगेगा, आप पहले तो कर तो देखो। सारा वही तो है, एसएससी के एग्जाम का मतलब सारे एग्जाम कंप्लीट, सबका पैटर्न सेम होता है। अच्छा 11 और 13 वालों को मैं बता दूं बेटा, 17 तारीख से इसमें एक और बैच ऐड होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऐड होगा। तो 17 तारीख 2-3 दिन डेमो चलेगा आपका यूट्यूब में भी और आपके ऐप में भी, आपको जिसमें पढ़ना है पढ़ लेना, ठीक है। 2-3 दिन तो आपके ऐप और यूट्यूब दोनों में चलेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन तो लगातार चलेगा, ऐप में भी और यूट्यूब में भी। देख लिया। Although I had a fear of water, I thought it was an important skill I should learn. It was an important skill. कौन सा important skill भाई? Important skill water थोड़ी हो सकता है। However, इससे सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं होती है। I also thought, भाई also तो बाद में आएगा ना, पहले मुद्दा तो बताओ। One of the hardest thing I have had to do was to learn how to swim. ये इसका कारण होगा। Important skill I should learn. क्योंकि यहाँ मैं फंस गई भाई, कौन सा स्किल? तो यहां पता चल रहा है हाउ टू स्विम वाला स्किल की बात हो रही है। चलो डी से शुरू होगा, डी से के बाद ए की डी के बाद सी। I also thought it would be a good exercise. One of the hardest thing I have had to do was learn how to swim. I thought तो पहले होगा, I also thought बाद में होगा, D के बाद A होगा, D के बाद C नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचना, पहले कहोगे I thought it is a good skill to learn and I also thought, भाई also तो बाद में होगा ना, इसीलिए D के बाद A। देखो ठीक है, नेक्स्ट करो इसको। एक आध क्वेश्चन कभी कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बस। हो गया, चलो। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, कौन सा सेलिब्रेशन? हिना मत्सुरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान। ओके, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन तो बात की बात है, पहले इंट्रोडक्शन तो करो, ठीक है। यानी बी से शुरू होना चाहिए, बी से शुरू होना चाहिए। भाई मेरा तो मामला ही खत्म हो गया। दीज रॉयल सी से तो शुरू होगा नहीं, दीज डॉल्स डी से शुरू होगा नहीं, दीज डॉल्स कौन से डॉल्स? दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, कौन है रॉयल लुकिंग डॉल्स? ठीक है, इसका मतलब यहाँ की बात हो रही होगी। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, कौन सा सेलिब्रेशन? शुरुआत बी से हो रहा है, क्योंकि बता रहा है ये सेलिब्रेशन है लड़कियों का जापान में, यानी शुरुआत बी से। मेरे पास ऑप्शन एक ही है, बी से शुरुआत, ठीक है। दीज डॉल्स, कौन से डॉल्स? दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, भाई कौन से डॉल्स? ठीक है, क्लियर, शुरुआत पता चल गया, मामला खत्म। ये जानते हो पूरा जितना 18 टेस्ट पेपर्स था मेरा, सारा ऐसा ही हो गया था। बस खाली आपको शुरुआत में क्या आना चाहिए, बस वही देखा और सारा खत्म हो गया। चलो इसके बाकी क्वेश्चंस अगर देखना है बेटा तो सबको अराउंड 12-13 नंबर सेंटेंस उस पे क्वेश्चन है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। इसके सारे क्वेश्चन पेपर मैंने केडी लाइव टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप देखोगे अराउंड मोर देन 60,000 है उसमें सब्सक्राइबर्स, आप टेलीग्राम चैनल से भी निकाल सकते हो सारे टेस्ट पेपर्स। थर्टीन का दिवाकर डी बोल रहे हो, पारस डी, कोमल डी, चलो देखते हैं। There are many gadgets that are operated by this producers. When a button is pressed, the beam carries. कौन है? There are many gadgets. मुझे ए से लग रहा है शुरुआत होगा, फंस गए। ए के बाद हमारे पास हर तरीके, ए के बाद हमारे पास 3 है, ए के बाद डी, ए के बाद सी, ए के बाद अब और फंस गए। अब ए के बाद सी और डी, यानी कि थर्ड लेवल तक लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर ये आंसर आ जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो ध्यान से, There are many, बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ कहिए कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। There are many gadgets that are operated by a remote control and contains a silicon chip. Silicon chip, silicon chip। सबसे पहले तो रिमोट में हम करते हैं क्या है, रिमोट में सबसे पहले आप बटन प्रेस करते हो, यानी ए के बाद सी तो फिट है। When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electronic vibration. एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन क्या करता है? द बीम कैरीज, कौन सा बीम भाई? पहले बीम प्रोड्यूस करेंगे तब ना बीम कैरी करेगा। इसका मतलब है दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम, है ना। देखो एन इंफ्रारेड बीम, इसका मतलब है कि अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। मैंने आपको आर्टिकल में बताया ना, पहले ए और एन से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तब हम द लगाते हैं, है ना। तो वही तो लगा, बी के बाद डी आएगा, इसका मतलब बी के बाद डी आएगा, है ना, बी के बाद डी आएगा।
बी के बाद डी आएगा, बी के पहले डी नहीं आ सकता, आंसर डी हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आप लोग देखो हमने कहां तक कराया, हमने आपको 9 सेट तक करा दिया है। बाकी टेस्ट पेपर्स खुद करने की कोशिश करो, मैं आपको 10 तक करा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं 10 तक करा देती हूँ, 10 के बाद खुद करने की कोशिश करो। The mountain range was covered with snow. Napoleon had to cross the Alps in winter. नेपोलियन ने रिप्लाई बाद में किया होगा, सो समवन टोल्ड नेपोलियन। इसका मतलब है सो से सेंटेंस की शुरुआत तो होती नहीं है, रिप्लाई तो आप बाद में करते हो। यानी कि नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स, द माउंटेन तो बाद में कहोगे ना, पहले तो नाम बताओगे कौन से माउंटेन की बात हो रही है। बी से शुरुआत होना चाहिए, बी से शुरुआत हो गया हमारा, बी के बाद डी या बी के बाद ए। The mountain range was covered with snow, so someone told Napoleon that the task was impossible. पहले तो आल्प्स, वो भी विंटर में, और वो भी पूरा स्नो से भरा हुआ, तो कोई कहेगा कि असंभव है। यानी नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर, और ये ढका हुआ था स्नो से। बी के बाद ए, बी के बाद ए, आंसर इज 2। देखो क्लियर? दिवाकर करवा दूंगी बेटा। अब बैच 8 का सिर्फ एक चीज बाकी रह गया है, फिक्स प्रेपोजिशन, है ना? तो अब प्रेपोजिशन कराऊंगी तो फिक्स प्रेपोजिशन भी आप लोगों को कनेक्ट करूंगी मैं। रुक जाओ, इसकी पीडीएफ आप लोग को लोड कर दिया गया होगा बेटा। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में जाओ ना, सीजीएल करके खोजना, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, फ्री पीडीएफ में भी अपलोडेड है आपके ऐप में। अगर टेलीग्राम चैनल में मुश्किल हो खोजना तो अपने ऐप में चले जाओ, केडी लाइव ऐप में, ऊपर आपका ये हेडफोन आइकन एक बना हुआ है, उसमें जाओगे तो नीचे सबसे नीचे पीडीएफ लिखा होगा, उसमें भी लोडेड सीजीएल का सारा टेस्ट पेपर्स। मच ऑफ दिस वॉर कौन सा वॉर नहीं पता, बोथ साइड्स, कौन सा बोथ साइड्स यार, दिस फ्रंट, कौन सा फ्रंट नहीं पता। एंड्रे मैग्नेट हैड फॉट अ वॉर विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन, यहां से सही लग रहा है, डी से शुरू होगा, डी के बाद ए कि डी के बाद बी। अगेंस्ट द जर्मन फॉट अ वॉर, डी के बाद ए, मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस, ये ठीक लग रहा है, और डी के बाद बी, बोथ साइड्स हैड टू डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मेनी मेन ओवर लिटिल ग्राउंड। ओके, वेस्टर्न फ्रंट में हुआ था, वेस्टर्न फ्रंट में हुआ था। दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस अक्रॉस विच टू साइड्स फेस्ड ईच अदर। इसका मतलब है ए के बाद सी होना चाहिए कुछ, ए के बाद सी, दिस मीन्स डी के बाद ए होगा, ए के बाद सी होगा, ये लग रहा है मुझे। डी के बाद बी नहीं, बिल्कुल सही है। देखो क्या लगा, क्यों लगा, देखो ध्यान से। एक तो फॉट अ वॉर है, मच ऑफ दिस वॉर हो गया, ठीक है। अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस, यानी डी ए सी तक तो बिल्कुल वही फिट हो रहा है। देखो प्रियंका मुझे व्हाट्सएप करो बेटा 8860333003 पर। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्लास में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे अपने बैच कोड के साथ व्हाट्सएप कर दो क्या इश्यू, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं। आज हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट मोर और लेस आपको समझ में आ गया, एग्जाम में कैसा आता है। मैंने आपको कुछ डिफिकल्ट लेवल का कराया जो काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन उस लेवल के कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को देखकर आप डिसहार्टन मत होना। वो बेटा थोड़ा बहुत, मेरा क्या काम है ना, मैं आपको हाई लेवल का करा देने के चक्कर में कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी करा देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आए कैसे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। सीजीएल सीएचएसएल सब में ऐसे आता है। 18 सेट सीजीएल का और 5 सेट सीएचएसएल का आपके यूट्यूब चैनल पे है। 5 सेट कराने के बाद सीएचएसएल का मुझे कोविड हो गया था, फिर नहीं करा पाई मैं, ठीक है। तो बाद में अब जब फिर एग्जाम टल गया, थोड़ा हुआ फिर टल गया, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो, आज रहने दो। हम वोकैब, एक तो मैक्सिमम वोकैब बेटा हम लोग रूट से करेंगे, और रूट से वोकैब कैसे कराया जाता है वो मैंने आपको बैच नंबर 16 में शाम को 5:30 बजे कराया है बेटा। उसके 5 डेमो है और छठा डेमो में
जिस दिन था उस दिन ही मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ, तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैंने उसके नेक्स्ट डे था क्लास लिया, लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं ले पाई उस दिन। तो आपका जो 6th डेमो था वो ठहर गया, रुक गया था। इसलिए 5 डेमो है बैच नंबर 16 का, उसमें आपने देखना सारे बैच नंबर ये वो कैप 20 शीट है, उसमें मैंने पूरा रूट से कराया है। आज मैं जो कराना चाहती हूँ, मैं आज आपको विजुअल इफेक्ट से वो कैप दिखाना चाहती हूँ। बेटा कैसे है देखो ध्यान से। सबसे पहले रिमेंबर, मैं कुछ चीजें है ना अपने दिमाग में फिट करती हूँ, किसी फीचर के साथ, किसी फिगर के साथ या उसके साथ कुछ देख के कोशिश करती हूँ उसको अपने दिमाग में फिट करने का। देखो जरा ध्यान से अगर आप इस लड़की को देखोगे, फील करोगे, यू कैन फील एक्सटेसी, यूफोरिया एंड ब्लिस इन हर बॉडी लैंग्वेज। यू विल फील एक्सटेसी, ठीक है ना? क्लियर? फील व्हाट? ब्लिस, ecstasy and euphoria in her body language. क्या है मीनिंग? A feeling of great happiness and excitement. Remember, मैंने बगल में n लिखा है। n का मतलब हो गया नाउन, यानी ये नाउन के जगह पे होगा, जहां पे नाउन होगा उसके जगह पे होगा। एग्जाम्पल देखो, the first 6 months of marriage were sheer bliss, है ना? क्लियर? क्या मतलब? मैंने एक बार एग्जाम्पल यही बताया था कि कंप्लीट और फिनिश में यही फर्क है कि 6 months you feel that I am complete, and after 6 months or 1 year of marriage you feel I am finished. आजा, sheer bliss, bliss का मतलब क्या हुआ? happiness, ठीक है? My father was in ecstasy when I passed the exam. देखो, मेरे फादर बहुत खुशी में थे, एकदम परम आनंद में थे when I passed the exam. I was in a state of euphoria when I won the match. सब में 3 एग्जाम्पल में तीनों का किया मैंने। देखो बेटा वो क्या बुक जो आएगा ना, देखो बेटा मैं अभी स्पोकन का खत्म कर रही हूँ, उसका जो डिक्शनरी है ना उसको खत्म करने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है ठीक है? तो इसीलिए उसके बाद वो क्या आपका बुक लिखूंगी, ठीक है? देखो ध्यान से। सो ब्लिस, यस, 9 day wonder, यस अनुष्का, ठीक है? यू आर इन 7th heaven आफ्टर मैरिज इन a state of sheer bliss, euphoria and ecstasy, right? नेक्स्ट आओ जरा sumptuous देखो, तो खाना देख रहे हो, अच्छा से भरा हुआ प्लेट है, मिठाई वगैरह सब कुछ है, और उसकी आंखें देख के लग रही है कि उसे वो खाना बहुत अच्छा लग रहा है ना? sumptuous dinner, है ना? अगर आप sumptuous कोई वर्ड यूज करते हो तो रिमेंबर उसको हम ऐसे यूज करते हैं, काफी अच्छा, जिसको रिच, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा खा के मजा आ जाए और इतने क्वांटिटी में भी हो कि पेट भी भर जाए। अगर मैं डिनर के साथ लगा रही हूं sumptuous वर्ड, तो इसका मतलब है सैटिस्फाइंग, महंगा, वेरी इंप्रेसिव, रिच एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। मैंने कहा ना उसमें काफी ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहा है, उसमें ऐसी चीजें दिख रही है जो देख के ये लड़के को बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है? सी sumptuous dinner, बेटा sumptuous के बाद मैंने डिनर वर्ड लगाया है, यानी डिनर की विशेषता बताने वाला शब्द है ना? तो वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, बेलिजरेंट, जरा देखो दोनों को, पिटाई, मारपीट, एक दूसरे को हमला कर रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी क्या देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट बेलिजरेंट। Those are bellicose countries. I don't like quarrelsome relatives. Quarrelsome, लड़ाकू, belligerent या जिसको लड़ना अच्छा लगता है, bellicose बस मार काट, यही सब पसंद है। There are many countries in this world that are bellicose, belligerent, quarrelsome. They are not peace loving. इसलिए याद रखना, peace loving का मतलब जो शांति पसंद करते हैं, उसका उल्टा हुआ ना। देखो, engaged in a war or fight, meaning देखो जरा ध्यान से, he is in a belligerent mood, वो लड़ने के मूड में है ना? His bellicose behavior turned his friends into foes. उसका जो bellicose behavior देख रहे हो, मूड के पहले लगाया, behavior के पहले लगाया। याद रखना, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। belligerent, bellicose and quarrelsome। देखो quarrelsome किसकी विशेषता बता रहा है? इस लड़के की, कि वो quarrelsome हो जाता है, becomes quarrelsome, है ना? आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पीने के बाद। फ्रेंड्स into foes, बेटा foes का मतलब होता है एनिमी। फ्रेंड का मतलब समझते हो ना, फ्रेंड का उल्टा फोर्स होता है, याद रखना, दोनों ही एफ से है। फ्रेंड, फोर्स, फ्रेंड्स, फोर्स, देख रहे हो? एडजेक्टिव है बेलिजरेंट, बेलिकस एंड क्वारलसम। बताओ, ठीक है? नेक्स्ट आओ, देखो क्या है, क्या हुआ देखो, स्लिदर, स्किड एंड स्लाइड। देखो, स्लिदर, स्किड एंड स्लाइड। आप जानते हो ना, स्लाइड में आप जब चढ़ते हो तो ऐसे ही फिसलते हो, है ना? ये तो बेचारी सड़क पे ही फिसल गई। स्किड, कभी कभी आपकी गाड़ी स्किड करती है, जब रोड में बहुत ज्यादा बर्फबारी होता है कहीं पर, तो कई बार गाड़ियां बहुत दूर तक फिसलती चली जाती है ना? देखो, शी स्लिदर्ड एंड फेल डाउन, गिर गई। और देखो, स्लिदर्ड का मतलब क्या होता है? फिसल जाना, एंड फेल डाउन, ठीक है? इफ योर टायर स्टार्ट टू स्किड, यानी अगर आपके टायर स्किड करने लगे, स्किड का मतलब क्या होता है? फिसलना। तो कहते हैं भाई ब्रेक्स को ईज करो। कई लोग जब फिसलने लगते हैं तो डर के मारे और ब्रेक लगा देते हैं और फिसलने लगती है गाड़ी। इसे कहते हैं ब्रेक्स को ढीला छोड़ो अगर आपकी गाड़ी स्किड कर रही है तो। इट विल स्लाइड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड, कोई चीज स्लिपरी ग्राउंड है तो भाई ये स्लाइड कर जाएगा, उस पर फिसल के आगे बढ़ जाएगा। सी क्लियर?
फोर्स का बेटा फ्रेंड्स हुआ ना, है ना? क्लियर? नेक्स्ट बेटा यही बैच है ये वाला, ध्यान रखना। 17 में आज से शुरू हो रहा है। कैलीग्राफी, ध्यान से सुनना बेटा, कैली रूट है, याद रखना इस रूट को अच्छे से। कैली का मतलब होता है जहां भी दिखे समझ आना, ब्यूटीफुल, सुंदर, कहीं भी दिखे समझ आना ब्यूटीफुल। और ग्राफी वर्ड कहीं भी दिखे समझ आना राइटिंग में। तभी तो ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आपके जो हार्ट बीट है उसको रिटन फॉर्म में, तो ग्राफी ही तो हुआ, राइट? क्लियर? बोलो क्लियर? देखो, ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी, हैव अ फैंटास्टिक डे। देखो तो कितना स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहा है ना? देखो ये क्या है, सुंदर लेखन कला, है ना? नितेश बेटा आप एक काम करो, जितने लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको डाउनलोड करने में, बैच परचेज करने में, कुछ और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, और या तो फिर आप मैसेज करके छोड़ दो, आपको कल कॉल आ जाएगा, ठीक है? और आराम से जाके क्लास के बाद सो जाओ, समझे? देखो कितना आसान तरीका बताया। हालांकि आप चाहो तो 955510 ये सुबह खुलता है, 5551 8888 पे कल कॉल कर सकते हो, नहीं तो इसमें व्हाट्सएप कर दो, आराम से सो जाओ, कल आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है? देखो कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। जनरली में बच्चे क्या करते हैं ना, जब गर्मी की छुट्टियां होती है, 2 साल से तो ऐसी छुट्टी है ना, दे गो टू लर्न कैलीग्राफी। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आप, अभी जो मैंने आपको शुरुआत में वर्ड बताया था ब्लिस, अब मैं उसका एडजेक्टिव फॉर्म बताऊंगी। मैंने फर्स्ट में बताया था आपको ब्लिस, ब्लिस का एडजेक्टिव फॉर्म होगा ब्लिसफुल। एक्सटेसी बताया था, इसका सिनोनिम अगर मैं एडजेक्टिव में कहूंगी तो एक्सटेटिक। और यूफोरिया बताया था तो मैं कहूंगी यहां पे यूफोरिक। बेटा वहां पे मैंने नाउन पढ़ाया था, अब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो मैं कहूंगी आई वॉज एक्सल्टेंट, है ना? आई वॉज एक्सटेटिक, है ना? यूफोरिक, यूफोरिक यूफोरिया से बना हुआ एडजेक्टिव है यूफोरिक, है ना? देखो ये सारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस था, तो ब्लिसफुल का मतलब हैप्पी हो गया, यानी ये सब का मतलब है हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है? जैसे किसी को आप कहते हो हैप्पी मैरिड लाइफ, तो क्या कहोगे, ब्लिसफुल मैरिड लाइफ। समझ में आया? आप उसको अगर हैप्पी वर्ड के रूप में यूज कर रहे हो, आई वॉज इन ग्रेट एक्सटेसी कहा था वहां पे, अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में कहोगे तो कहोगे आई वॉज एस्थेटिक। देखो क्लियर? व्हेन यू आर वेरी हैप्पी यू आर एक्सटेटिक, यूफोरिक, ठीक है? और एक बात बताओ बेटा, दिस बैच इज फॉर एसएससी, बैंक पीओ, टीजीटी, पीजीटी एंड एयरफोर्स, एनडीए एंड ऑल। एक बात बताओ, डू यू फील दैट यू आर गोइंग टू यूज दीस वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश? यू विल नेवर। क्या कहोगे? आई वाज वेरी हैप्पी। भाई अच्छे से राइट एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर आप कहोगे आई वाज वेरी हैप्पी, है ना, आई वाज जॉयफुल, सफिशिएंट है यार। इसीलिए ये सारे वर्ड्स आप यूज नहीं करते हो अगर आप डेली लैंग्वेज की बात करते हो तो, राइट? नेक्स्ट आओ, ये देखो मेरा 19 मई को स्पोकन का बैच आ रहा है, दोपहर में इसका भी डेमो शुरू हो जाएगा, तो याद रखना वेंसडे को 3:30 बजे स्पोकन का रहेगा और रात को 10 बजे आपका इस बैच का रहेगा, ठीक है? क्लियर? देखो नेक्स्ट, देखो क्या है वर्ड, नेस्टी, है ना? अगर आप किसी चीज को टेस्ट किए तो मुंह बना के कहा नेस्टी, मतलब बहुत गंदा, राइट? अगर कोई किसी का आदत गंदा है, वो अंगुली चबा रहा है, नाखून चबा रहा, कहेंगे नेस्टी हैबिट्स, या नाखून चबा रहा है ना, नेस्टी हैबिट्स। तो बाइटिंग क्या हुआ, बाइटिंग नेल्स कहते हैं इसको, ठीक है? सुनो, अगर कोई बहुत गंदा सा कहीं से स्मेल आया, कहेंगे नेस्टी स्मेल, इसका मतलब बहुत बैड स्मेल, है ना? सो रिमेंबर, कोई भी बहुत बैड की बात करते हो, चाहे वो अश्लील हो, टेस्ट में गंदा हो, स्मेल में गंदा हो, किसी का हैबिट में आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कहते हैं ना छी, यक, है ना? वही चीज, उसके लिए आप जो वर्ड यूज करते हो उसको कहते हैं नेस्टी। देखो ये भी एडजेक्टिव है, तभी तो मैंने कहा नेस्टी हैबिट, या फिर मैंने कहा नेस्टी टेस्ट। देखो द कॉफी हैड नेस्टी टेस्ट, समझ में आया? अब जरा देखो, ये जो बोल रहा है बेटा वो हम लिख नहीं सकते हैं, तो आप देखोगे जनरली ऐसा साइन बना देता है ना? जब मुझे भी गाली देना होता है किसी को ना, तो गाली तो लिख नहीं सकते और ना बोल सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ कुछ साइन बना के भेज देती हूँ, अगला समझ जाता है कि हमारा ने बहुत जबरदस्त गंदी गालियां दी है ठीक है? सो व्हाट इज दिस, यू विल से ओह मैम हैज टर्न्ड एब्यूसिव, मतलब जब आप किसी को देखते हो कि बहुत गाली गलौज करने लगता है तो क्या कहते हैं, डोंट अब्यूज, गाली मत दो, यू आर वेरी एब्यूसिव, मतलब तुम बहुत ही, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, तुम गालियां देते हो, है ना? एब्यूसिव। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब यही सेम चीज है, जो बहुत गंदा, मतलब जिसको कह सकते हैं एब्यूसिव है। इसका मतलब जब आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो हिंदी में, जो हम एक और वर्ड यूज करते हैं अनपार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंट्री का मतलब पार्लियामेंट में बैठ के ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप, है ना? हाँ बेटा मैं वही करती हूँ। देखो बात क्या है ना, पहले यूट्यूब वगैरह में क्या था ना, नहीं पहले फेसबुक वगैरह में क्या था कि वो तुरंत ही दूसरा बना के आ जाता था अपना आईडी, है ना? तो पहले क्या होता था कि फिर वो किसी और आईडी से, फिर किसी और आईडी से तंग करता था। अब मैं कुछ नहीं करती। देखो बेटा
व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम रियली पीसफुल। अब मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो मैं कहती हूँ बेटा अगर आप कहोगे हाथी उड़ता है, मैं कहूंगी बिल्कुल उड़ता है। आई डोंट आर्ग्यू बिकॉज आई नो कि जिनको मेरे पर भरोसा है वो हमसे आर्ग्यू करेगा नहीं, और जिनको भरोसा नहीं है उससे चाहे जितना आर्ग्यू कर लो वो मानेगा नहीं। क्यों अपना खून जलाए, है ना। हमने अपनी लाइफ में बहुत खून जलाया, बहुत खून जलाया। बेचारी एक तो खून जला जला के मर गई, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ, तो फायदा नहीं है। किसी से आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। लिव योर लाइफ पीसफुली। बहुत मुश्किल है पीस मिलना, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत समस्याएं आएंगी, इतनी समस्याएं आएंगी ना कि अपने आप को हैरास करना सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में, मैं तो ये मानती हूँ। सो लिव पीसफुली, बट व्हेन यू टर्न वेरी एंग्री यू बिकम विट्रियोलिक, है ना। समटाइम्स यू यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, दैट मीन्स यू यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अनपार्लियामेंट्री समझ में आ गया ना भाई, जो पार्लियामेंट में बोल के बैठ के जो लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते। देखो, गुड मैनर्स बैन एब्यूसिव लैंग्वेज। द न्यूज़पेपर लॉन्च्ड अ विट्रियोलिक अटैक ऑन द मिनिस्टर। मिनिस्टर पे बहुत ही आक्रामक हमला कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आओ, चलो ये कंपल्सरी इंग्लिश का भी एक क्लास में लूंगी और आपको दिखाऊंगी आपको कितना इंग्लिश आता है। चलो देखो इस कुत्ते को, मेरे लाइफ में भी दो कुत्ते हैं, एक जर्मन शेपर्ड है और एक गोल्डन रिट्रीवर है, और मुझे सांस की बीमारी है और मुझे कुत्तों से बिल्कुल जब पास में आता है तो मेरा सांस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन मेरा अपने घर में मेरा कुछ नहीं चलता। मेरा बेटा ने दो कुत्ते पाल रखे हैं और दोनों का बिल्कुल वो ध्यान नहीं रखता। वो अपना ध्यान रख ले, बहुत बड़ी बात है। बैच वैलिडिटी बेटा 1 साल ही है। चलो देखो, इस तरह से जिसको उठा के वो खींच के ले जा रहा है और ये बंदा हिलने को तैयार नहीं है। ये क्या है, ये ऑब्स्टिनेट है। सी दिस ऑब्स्टिनेट डॉग, ही इज सो स्टबर्न, है ना। द मैन इज रियली पिस्ड ऑफ and he cannot tolerate his adamant, the dog's adamant nature. Adamant, stubborn, बेटा stubborn लिखते हैं, stubborn होता है। Headstrong, what is head या दिमाग? Strong मतलब ढीठ, जैसा दिमाग में फिट हो गया कि भाई मैं हिलूंगा नहीं, वो stubborn होते हैं। Adamant, headstrong and obdurate, देखो बेटा सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। ये सारे वर्ड्स आप देखो, सब का सब एडजेक्टिव है। And जिद्दी, the baby is obstinate. The dog, here you can see the dog, here is obstinate, means बहुत ढीठ। कई बच्चों को देखते हो ना किसी दुकान में, उसकी माँ खींच के ले जा रही है लेकिन उसको एक खिलौना दिखा के वो लेट जाता है, फैल जाता है वहां पे, है ना, उसको लेने के लिए। नहीं मन करता पकड़ के 2 थप्पड़ और वहीं पर लगा दो, नहीं किसी दूसरे के बच्चे को मन करता है कई बार मुझे लगाने का, जब वो ढीठपना देखती हूँ तो। चलो, स्टबर्न, एडमेंट, हेडस्ट्रॉन्ग एंड ऑब्जुरेट, इसका मतलब होता है ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, ढीठ, ठीक है। सी पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो रह गए थे, दीपक को मैं करवाऊंगी ना, आपका वॉल्यूम 1 अलग चलेगा बेटा। वीडियो डाउनलोड बेटा बैच नंबर 10 से हो रहा है। ऑब्स्टिनेट, यस। चलो नेक्स्ट देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको, यानी सीधा मैं उधर देख रही हूं। आई हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, लाइक अभी क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, है ना, कई लोग मर गए। एंड द डॉक्टर्स, द लोकल पॉलिटिशियंस, इवन the central ministers you can say, they have turned a blind eye, मतलब कहीं और देख रहे हैं। भाई आप हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ से बिल्कुल आंख फेर चुके हो, ऐसा लग रहा है जैसे अंधे हो चुके हो आप। See, the police usually turn a blind eye. जनरली कोई क्राइम होता है तो कहाँ हुआ हमें तो पता ही नहीं चला, they just turn a blind eye and governments cannot turn a blind eye to the public opinion. जो पब्लिक का ओपिनियन है उसके प्रति आंख नहीं फेर सकती, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अ ब्लाइंड आई? इग्नोर, इसका मतलब है क्या, डेफ यानी ध्यान नहीं देना। कान से तो डेफ, आंख से तो ब्लाइंड, देख लो। टू टर्न अ डेफ ईयर भी होता है बेटा। ये सारे जो वोकैब नहीं, जो पूरा ग्रामर है, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ये बुक खरीद लेना। इसके सारे पेजेस ऐसे ही कलर्ड है और इसका कवर पेज ऐसा है। आप kdpublication.com से, बेटा आप लोग कभी कभी केडी लाइव में बुक खोजते हो, केडी पब्लिकेशन में बुक मिलेगा, केडी लाइव ऐप में तो बैच मिलेगा। नहीं ठाकुर अमरजीत, ये बैच यूपीएससी के लिए बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी वाले कंपल्सरी इंग्लिश लेंगे, आप लोग गलत बैच मत ले लेना। How old is my child? गर्व, he is around 12-13, है ना, 12-13 के बीच में। चलो नेक्स्ट आओ, anxious, देखो ज्यादा पूछोगे ना बेटा वाइफ को तो ऐसे ही anxious और stressed दिखेगी, पता है। देखो देखो क्या है, nervous especially about what may happen. Parents are naturally anxious for the children. अपने बच्चों के प्रति वो naturally anxious होते हैं। Yes, बेटा SSC का बैच के लिए बिल्कुल सफिशिएंट, मैं आपको बता देती हूँ, रुको भी 1 मिनट। You seem stressed, यानी आप stressed दिख रहे हो। हम लोगों ने 17 पेज तक इसमें देखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज सुनो। मैं आपको इतना कुछ सोच के बना के क्यों ला रही हूं, आपको सिर्फ इसलिए लेके आ रही हूं ताकि आप बेटा, एक तो आप 5:30 बजे का बैच नंबर 16 का डेमो देखना, उसमें मैंने सारा रूट से कराया,
है ना, 20th नंबर जो शीट है, 1 से 20 तक शीट क्लास में कराती हूँ, वो कराया उसमें। और कुछ ऐसे वो कैब मैं कराऊंगी जिसमें करीबन मेरा 6 तैयार हो चुका है GIF, इसको भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। चलो ध्यान से देखो, ये देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि जब आपकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से कहीं बात कर रही होती है तो छुप के ऐसे ही टेढ़ी नजर से और ऐसे ही बना के देखते हो ना, जरा देखो, यही है ना, सुनो, ऐसे ही देखते थे ना तुम जब वो दूसरे लड़के से बात करती थी। मैं अपने स्टाफ का है ना कुछ कुछ चीजें जानती हूँ तो उसको चिढ़ाती हूँ। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आ जाओ सुनो, व्हेन यू फील जेलस का मतलब याद रखना, इंग्लिश में कुछ कुछ कलर है जो हिंदी से मैच नहीं करता, जैसे कहते हैं गुस्से से लाल होना, हिंदी में है इंग्लिश में भी है, रेड विथ एंगर, ठीक है, रेड विथ एंगर। उसके बाद डर से पीला पड़ना, तो वो भी है पेल विथ फियर। बेटा मैं कहती हूँ आज जिस चीज के लिए रो रहे हो ना, कल आप उसको सोच के ना मुस्कुरा दोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ का ना बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा पार्ट होगा जो बाद में आपको गुदगुदाएगा। इसीलिए सब कुछ दिल पे मत लो यार, बेचारा दिल इतना कमजोर होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है ना, उसको भी जीने का मौका दो। इसीलिए टेक लाइफ एज इट कम्स, बहुत टेंशन नहीं लेने का, लाइफ भी बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह है, जितना भाव दोगे उतना भाव खाएगी, इसलिए बिंदास जियो। चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रेड विथ एंगर एंड पेल विथ फियर। बेटा ये दोनों हिंदी टू इंग्लिश है ना, डर से पीला पड़ना, गुस्से से लाल होना। लेकिन अगर आप जेलस की बात करोगे तो वो हिंदी से रिलेटेड नहीं है, ग्रीन वर्ड है, ग्रीन विथ एनवी। एनवी मतलब जलन, यानी कि जेलस, एनवियस, ग्रीन विथ एनवी एक इडियम है। और इफ आई से व्हाट हैपेंड, यू टर्न्ड ग्रीन, यानी अगर जैसे मैंने तुम्हें अपना रिजल्ट बताया, as soon as you heard my result you turned green, तुम तो बिल्कुल जल भून गए। तो मेरा क्या था, देखो मैंने क्या कहा, यू टर्न्ड ग्रीन। बेटा ग्रीन दो चीजें दर्शाता है, पहला कच्चापन, है ना, आप कहोगे मैम आ जाओ आप रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया बिजनेस से बहुत कमा लोगे। मैं कहूंगी भाई आई एम ग्रीन इन दैट फील्ड, मुझे नहीं आता कुछ, यानी कि मैं उस फील्ड में कच्ची हूं। हरा होने का मतलब क्या होता है, कच्चा आम कैसा रहता है, हरा, है ना। लेकिन दूसरा ग्रीन का एक और मतलब है, वो है क्या, उसका मतलब होता है जलना। तो मैंने क्या कहा, जैसे तुमने मेरा रिजल्ट सुना, as soon as you heard my result you turned green, ग्रीन का मतलब हो गया अगेन ग्रीन आइड बोलो, या कई बार ग्रीन ही बोलेंगे, ग्रीन विथ एनवी बोलो, और मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलो। ये सब का सब जलन दिखाता है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल पहला एसएससी का आया हुआ है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर strikes a woman the moment she sees her husband talking to another woman। और इसमें ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग पूछा था यार, साफ साफ पता चल रहा है कि महिला जब अपने हस्बैंड को किसी और आदमी से बात कर, किसी और महिला से बात करते हुए देखती है ना, तो क्या होता है, एकदम जल भून के राख हो जाती है। ठीक है, देखो जनरली जितनी यहाँ महिलाएं बैठी होगी सब समझ गई होगी, लेकिन जनरली लड़कों का भी यही हाल होता है। तो भी मैंने कहा ना, ये आप ऐसे ही देखते हो ना, जब कोई आपकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात करती है तो he turned green with envy when he saw my result। यही तो मैंने आपको बताया। देखो तो नीतू गुप्ता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम और अंकित यहाँ पे, बेटा सुधर जाओ। ये देखो, इसके कान देखो, ये कान पता किन के होते हैं? गांव में महिलाएं ऐसी बड़ी बड़ी कान लेके घूमती है, कहीं कुछ हो। बेटा जितने भी मोहल्ले की आंटियां होती है ना, उनका आंख सीसीटीवी होता है और कान बिल्कुल ऐसे ही होता है। यू कैन इमेजिन देम, है ना, आंखें सीसीटीवी, खासकर महिलाएं इंडिया की यार, है ना, और कान ऐसे ही। मतलब अगर मैं अपनी मोबाइल में कुछ कर रही हूं और आप मुझे बोले जा रहे हो, फिर कहोगे मैम आप सुनते ही नहीं हो। मैं कहूंगी गो ऑन, आई एम ऑल ईयर्स। मैंने क्या कहा, मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूं, मैं कह रही हूं गो ऑन, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब ऑल ईयर्स, भाई मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूं, जो तुम बोल रहे हो मैं सुन रही हूं। मैंने कहा गो ऑन मतलब बोलते रहो, जारी रखो। आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं कान से तुम्हें सुन रही हूं। अटेंटिव, कॉशियस, केयरफुल, जिंजरली, विजिलेंट। बेटा ध्यान से सुनना, बाकी जो है इतना, ये तो चौकस से रिलेटेड है। जब चौकस होते हो तो आंख और कान दोनों से होते हैं, लेकिन ऑल ईयर्स का मतलब होता है जब आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है ना। अलर्ट, वेरी कॉशियस और केयरफुल। अब सुनो, एक क्वेश्चन आया था, लेंड मी ईयर, है ना, याद रखना वहां पे एन ईयर द ईयर कुछ नहीं होता, इसका मतलब ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। लेंड मी ईयर का मतलब क्या हुआ कि जो मैं बोल रही हूं उसको सुनो कान से। देखो, आई एम ऑल ईयर्स व्हेन यू स्पीक, जब तुम बोलते हो ना मैं बहुत अटेंटिव रहती हूँ। द ऑफिसर्स वर विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो चौकस थे। ऑल ईयर्स कान से होते हैं ऐसे, चौकस का मतलब होता है अटेंटिव होना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, किसी को शांत करते हो, सूद करते हो, शांत करना। देखो, कीप काम, उसको क्या कह रहा है, शांत रहो। देखो उसको शांत कर रहा है। पैसिफाई, पैसिफाई से एक और वर्ड याद रखना, एक और याद रखना, पैसिफाई। अभी यूएन या अमेरिका क्या कर रहा है, पैसिफाई कर रहा है किसको, हाँ, इजराइल को, और इजराइल कर रहा है मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पैसिफिस्ट कौन होते हैं बेटा, शांति दूत होते हैं। इसका कहाँ मिलेगा बेटा, इसका भी आपको स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, और इसको चलाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसमें नीचे प्ले का आता है, जब उसको करोगे तब ये ऐसे चलेगा, अदरवाइज पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका पीपीटी अगर आप नीचे प्ले चलाओगे तब ऐसे चलेगा। सुनो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे ये कीड़ा, देखो मक्खी को, ये भी पढ़ा रहा है,
चलो सुनो ध्यान से, अगर आप कहोगे पैसिफिस्ट तो शांति दूत होता है, देखो पैसिफाई से वर्ड बना है पैसिफिस्ट। मॉलिफाई, अगर आप गुस्सा हो रहे हो बहुत भयानक, तो आई विल ट्राई टू मॉलिफाई योर एंगर, मैं आपके गुस्सा को शांत करने की कोशिश करूंगी, है ना, ठीक है। घर गांव की महिला एक का चार कर देती है। बेटा देखो बात क्या है ना, सबसे पहले तुम लोग को एक टिप देती हूँ घर में शांति के लिए, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। अपनी वाइफ को है ना काम पे लगा दो, कौन सा काम, कहीं भी जॉब पे लगा दो, ठीक है ना, उसको कहो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इतनी स्मार्ट हो, है ना, क्यों घर में रहोगी, उसके कमाई की जरूरत हो चाहे नहीं हो, उसको नौकरी पे लगा दो, घर में शांति रहेगी। वरना देखो खाली दिमाग क्या होगा, तो खाली दिमाग में शी विल बी ऑल इयर्स एंड शी विल बी द सीसीटीवी कैमरा ऑफ दी नेबरहुड। फिर जब आओगे ना शाम को कहेगी सुनिए जी आज पता है ऐसा हुआ था, आज पता है वैसा हुआ था, एंड यू विल बी टायर्ड, अब बिल्कुल थके होगे, आपको मन नहीं करेगा ये सब चीजें सुनने का, लेकिन वो सुनाएगी और नहीं सुनोगे तो बात भी सुनाएगी चार ऊपर से। उससे अच्छा क्या है, वो भी काम करके आएगी, थकी रहेगी। अब पता है क्या है, यहाँ से जब मैं क्लास लेके जाती हूँ तो मुझे मन करता है मुझसे कोई बात ना करे, इतनी ज्यादा मैं थकी रहती हूँ, मुझे मन करता है सब चुप रहे। और उसके बाद कई बार ऐसी बात को लेकर मेरा बेटा मेरे पर एकदम सवार हो जाता है कि तुम तो बात ही नहीं करती हो, क्या बात करूं यार, यहाँ से बात कर करके कुत्ते वाली हालत हो जाती है। और उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे जब क्लास लेके ऑफिस से आती हूँ ना इंस्टीट्यूट से, तो अपने दोनों कुत्तों को देखती हूँ, एक जर्मन शेपर्ड है, एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है, क्या खा पी के दोनों आराम से नीचे एसी में पसरा रहता है। तो मुझे देख के लगता है यार अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर का कुत्ता बना देना, नहीं तो उसे नहीं बनाना। तो इसलिए कह रहे हैं घर में शांति चाहिए, बीवी को काम पे लगा दो, वो शांत रहेगी, नहीं तो फिर ऐसी रहेगी जैसे तुम बोल रहे हो, एक का चार करने वाली। एस्वेज, एलिविएट, काम डाउन, ये सारे के सारे हैं शांत करना। एलिविएट क्या होता है, मिटिगेट, ठीक है, एलिविएट मिटिगेट, शांत करना, कुछ चीज कम करना। जैसे अगर आपको मैं कोई दवा दूं और थोड़ी देर में पूछूं बेटा कैसा लग रहा है, आप कहोगे इट हैज मिटिगेटेड माय पेन, यानी दर्द कम कर दिया। मिटिगेट कम करना, एलिविएट, एस्वेज, मॉलिफाई, समझ में आया। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, देखो जनरली इंग्लिश में जानते हो कई बार ऐसे कहते हैं जब कुछ दिखाना चाहते हो ना कि वो गायब हो गया, तो कहते हैं इट वेंट पुफ। ये जो वर्ड है ना पुफ, बेटा ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है फॉर समथिंग, जैसे गायब हो जाना। कई बार आपकी लाइफ में कोई आती है एंड देन शी इज पुफ, मतलब चली जाती है ना। अभी मैंने फेसबुक पे एक शेयर भी किया, देखना, वो बेचारा रो रहा है, वो नीतीश सरकार से प्रार्थना कर रहा था कि शादियों पर भी वैसे ही लॉकडाउन लगा दो जैसे बाकी चीजों पे लगाया है, क्योंकि 19 मई को मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है ना। तो बहुत सारे लड़के, उसका नाम पंकज है, बहुत सारे लड़कों ने लिखा नीचे कि आज 19 मई है, आज पंकज उदास है। चलो देखो पुफ, मैंने क्या कहा, somebody comes in your life and then one fine morning she is puff, मतलब she disappears। पुफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये पुफ जो है, पुफ जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसका मतलब है गायब हो जाना। देखो डिसअपियर या वैनिश इनटू थिन एयर। जैसे मान लो पुलिस कोई चोर का पीछा कर रही है, बहुत दूर से पीछा कर रही है, अचानक चोर कहां गया पुलिस को समझ में नहीं आया, तो क्या कहेगा, वी चेस्ड हिम बट देन ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर, ऐसा लगा जैसे हवा में गायब हो गया। देखो ना हिंदी में सोचो ना, ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर, है ना, देखो डिसअपियर। अच्छा अगर आप कहोगे बेटा सबसे पहले तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जहां तक मैं जानती हूं लोग सिर्फ वर्ड लेके आ रहे हैं और समझा रहे हैं, नोबडी इज गोइंग टू पे सो मच अटेंशन ऑन एनी GIF जो रिलेटेड से हो, ठीक है। हाँ पंकज का जलवा चल रहा है पूरे, उसके पंकज के पीछे एक लड़की भी आई, उसके पीछे पूजा आई, तो सबका चल रहा है। देखना ना हमारे उस पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ोगे ना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, ठीक है। चलो एफेमेरल एंड एवनेसेंट, देखो कुछ ऐसे फूल होते हैं बेटा जो सुबह खिलते हैं शाम को मुरझा जाते हैं, तो क्या कहोगे, दीज फ्लावर्स आर एफेमेरल, एवनेसेंट। एफेमेरल का मतलब क्या होता है, एफेमेरल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्षणिक हो, जो क्षणिक हो। जैसे मैंने अभी क्या कहा, somebody comes in your life and one fine morning she is puff, मतलब she disappears into thin air, है ना। so don't run after ephemeral love, मैं हमेशा मना करती हूँ बेटा, these things are you know ephemeral in your life, है ना। आप कभी बुढ़ापे में आपका जब दांत नहीं रहेगा ना तो मुस्कुराने का एक कारण हो सकता है, बस that's it, ठीक है ना। सच्चा प्यार कभी पूरा होना ही नहीं चाहिए, you know why, हाँ नहीं जानते हो, वो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है। अगर पूरा हो जाएगा तो सोचोगे यार यही था जिसके लिए मैंने इतना दिमाग खराब किया, है ना, जिसके लिए मैंने इतने पंगे लिए अपने घर वालों से। समझ में आया। चलो बेटा एक्सपीरियंस से बोल रही हूं, समझा करो, आ जाओ। एफेमेरल एंड एवनेसेंट, सो सर्टेन लव, certain relations in this world are ephemeral, evanescent and transient। transient का मतलब अगेन याद रखना, ट्रांस वर्ड बेटा जब भी ट्रांस होता है ना दो के बीच में होता है। कई बार लोग कहते हैं मैं ट्रांस की अवस्था में था, इसका मतलब है जब वो पूजा में बैठते हैं तो वो इस दुनिया से भी अलग और उस दुनिया में तो होते ही नहीं है, मर थोड़ी गए हैं, तो दोनों के बीच का जो स्टेज होता है वो ट्रांस कहता है। तो वो ट्रांसिएंट का मतलब ही होता है क्षणिक, जो कुछ क्षण के लिए होता है, ठीक है, समझ में आया। We chased the thief, but he vanished into thin air। हमने चोर का पूछा किया लेकिन वो थिन एयर में गायब हो गया। Don't compromise for ephemeral pleasure, क्षणिक सुख के लिए कभी भी लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बोलो क्लियर। क्यों राजकुमार इंग्लिश के लिए वरीड क्यों हो, देखो तुम लोग है ना, सबसे पहले बहुत ज्यादा टेंशन मत लो और बहुत हड़बड़ी में भी मत रहो। टेंशन मत लो और बहुत हड़बड़ी में मत लो। देखो इस
कैच को देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको कैच देखकर खासकर ये लग रहा है कि जो बैट्समैन था ना, द बैट्समैन हैड अ नैरो एस्केप। देखो दोनों के बीच में बॉल छूट गया दोनों के हाथ से। द बैट्समैन हैड अ नैरो एस्केप। देखो द बैट्समैन हैड अ क्लोज कॉल, क्लोज शेव, बाय अ नैरो मार्जिन, बाय अ विस्कर। विस्कर होता है बेटा मूंछ का जो बाल होता है ना जानवरों का, जैसे बिल्ली हो, शेर हो, है ना, तो उसको विस्कर कहते हैं। उतना सा हेयर ब्रेथ, यानी जितना चौड़ा हेयर होता है बस उतना से, यानी कि नैरो मार्जिन से, बहुत थोड़े से अंतर से। देखो द बैट्समैन हैड ए क्लोज कॉल। जब इस तरह से कैच छूटेगा तो भाई इसकी तो प्राण बच गई, है ना। ही हैड ए नैरो एस्केप व्हेन द ट्री फेल नियर हिम। उसके नजदीक जब ट्री गिरा तो लगा उसको क्या कि नैरो एस्केप हुआ है ना। द कार क्रैश्ड नियर मी। गाड़ी आके मेरे बगल में ही टक्कर मारी है, एंड आई हैड ए नैरो एस्केप, और मेरे प्राण बच गए। ठीक है, बहुत थोड़े से मार्जिन से बचना इज नैरो एस्केप। देखो क्लियर? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप देखो, आपको खुद देखोगे स्ट्रेट अवे मारा है और बॉल कहां गया पता ही नहीं, क्योंकि कोई दौड़ ही नहीं रहा देखो बॉल लेने के लिए, है ना। स्प्लेंडेड शॉट, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मैग्निफिसेंट। क्या है ये जो शॉट की बात कर रही है? जैसे ऐसा शॉट मारेगा जो कमेंटेटर क्या चिल्लाएगा? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सुपर्ब शॉट, मैग्निफिसेंट, है ना। देखो द ताजमहल इज अ स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट। भव्य है, इमारत भव्य है वो। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड है, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जैसे ये जीत के आएगा अगर टीम इंडिया, तो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, ये स्पोकन की किताब है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो तो परसों 3:30 बजे आप जरूर पढ़वा के आप देखोगे स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, देखो किस तरह से स्ट्रेट क्लीन बोल्ड है ना। कोई गलती दिख रही है आपके बॉलर के परफॉर्मेंस में? जरा सा भी गलती लग रहा है आपको? लग रहा है इसने कुछ भी गलती की, है ना। इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस क्या होगा यार। इसीलिए जब आप बहुत बढ़िया लिख के दिखाते हो, कहीं मैं एक पेन नहीं रख पाती हूं तो मैं लिखूंगी इमैक्युलेट वर्क। इम्पेकेबल मतलब फ्लॉलेस। स्किन आप चाहते हो रोज क्रीम मलते हो चेहरे पे, क्यों चाहते हो? एक दाग ना हो, है ना। फ्लॉलेस स्किन चाहते हो जिसमें फॉल्ट नहीं हो, गलती नहीं हो, वो फॉल्टलेस है। रूम एकदम चकाचक है, स्पिक एंड स्पैन है, जरा सा एक धूल का कण कहीं नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? द रूम इज स्पिक एंड स्पैन, है ना। स्नो वाइट, कहानी मैं स्पोकन में देती हूँ स्नो वाइट का। स्नो वाइट की ब्यूटी कैसी थी? फ्लॉलेस। कैसा काम किया उसने यार? बहुत ऐसा काम किया है जिसमें कोई गलती ही नहीं दिख रही है मुझे। एकदम इम्पेकेबल एंड इमैक्युलेट टास्क है उसका। देखो एग्जांपल, शी हैज एन इम्पेकेबल कैरेक्टर। आप कहीं उंगली ही नहीं उठा सकते हो, ठीक है। योर परफॉर्मेंस वॉज इमैक्युलेट। इमैक्युलेट एडजेक्टिव, सारा देखो एडजेक्टिव। टायर्ड टू डेथ मतलब बहुत थक गया बेटा, ठीक है। इतना कि जैसे लग रहा है अब एकदम मर जाओगे। देखो सारे सुअर देख रहे हो, है ना। क्या कहते हैं? अगर आप पिग के साथ, है ना, इस तरह से अगर आप गंदगी में लड़ेंगे तो यू विल गेट डर्टी एंड द पिग्स एंजॉय इट। इसलिए कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करेगा, दे आर पिग्स एंड यू विल गेट डर्टी, राइट। तो देखो ध्यान से, क्या है इतना गंदा, यक, इट्स मर्की, ग्रबी, ग्राइमी, एकदम पूरा ऊपर से ग्राइम लगा हुआ है, चट जिसको कहते हैं, है ना। देखो डोंट वेयर दिस सॉइल्ड शर्ट। सॉइल्ड होता है गंदा, जिसमें सॉइल लगा हो। सॉइल्ड, सॉइल क्या है? मिट्टी, है ना। सन बात नहीं है बेटा, ये डर्ट बात है। दिस इज फिल्दी, यस, सॉलिड मैन, वेरी गुड, ठीक है। देख रहे हो, ग्राइमी, ग्रबी, मर्की, ये सब है गंदा, घृणा से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, इस सोल्जर को ध्यान से देखो बेटा, इस सोल्जर को ध्यान से देखो। यू विल फाइंड ये हाथ उठा के ऊपर बाहर आ रहा है। इसका मतलब कह रहा है भाई मुझे गोली मत मारो, है ना, मुझे गोली मत मारो, मैं बाहर आ रहा हूं बस। देखो जरा ध्यान से, सरेंडर कर रहा है आके। और जब किसी को सरेंडर करना रहता है ना, वो उठा के व्हाइट फ्लैग दिखाता है, और वहां व्हाइट फ्लैग आएगा कहां से? कोई व्हाइट फ्लैग लेकर थोड़ी निकलता है, राइट। क्या कर रहा है वो? व्हाइट फ्लैग लेके बाहर नहीं निकल सकता, तो कुछ भी ऐसे से लहरा देगा कि भाई देखो हम सरेंडर कर रहे हैं। नहीं कुछ है तो हाथ ही ऐसे लहरा देगा, राइट। दैट मीन्स दे हैव गिवन अप। This soldier and the whole army wants to surrender. They have yielded. They are showing the white flag. Capitulate, relinquish, give up. सबका मीनिंग है छोड़ देना, आत्मसमर्पण कर देना। For example, our enemies showed the white flag. हमारे दुश्मनों ने white flag दिखाया when our army surrounded them from all sides. जब हमारे आर्मी ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। I won't yield unless I win. जब तक मैं नहीं जीत जाऊं तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब मैं सरेंडर नहीं करूंगा।
तो मुझे दिखा देना जो करेक्शन दिए थे करने, ऐसे वाला अभी किए थे ना फिर थोड़ा सा। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सॉरी बेटा पिछला 2 क्लास आपका नहीं लिए, इसीलिए मैं आपका संडे का 1 क्लास दे दो ना। चलो अब आते हैं हम लोग, एक काम करो जरा, सबसे पहले तो 1 सेकंड बेटा, लोग दूसरों पर क्यों चलते हैं बेटा। एक चीज आपको बताना है, बैच नंबर 10 जो है, आप जरा प्लीज मुझे अभी जल्दी फटाफट में है ना कैटरैक्ट 8860333003 में आप बस खाली वो लिख दो बैच नंबर 10 और कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, ये लिख के दे दो। गोल्डन आपसे बात नहीं कर रहे बेटा, अभी हम सिर्फ बैच नंबर 10 से बात कर रहे हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, क्लोज टेस्ट में आपको समझ के करना पड़ेगा। When Anil passed his final university examination, बेटा जब आप फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आप जब पास करते हो एंड गॉट हिज डैश, बताओ तो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के बाद आपको क्या मिलता है, पूरा कंप्लीट समझना पड़ेगा। हाँ पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया बेटा। गोल्डन अभी बात मत करो बेटा, पहले हमको एक बैच को तो खत्म करके हटाने दो, क्यों तंग करते हो। मुझे व्हाट्सएप करो बैच नंबर 10 लिख के, फिर मैं आज मिलाऊंगी। यहां मत लिखो बैच नंबर 10 करके, मुझे मेरे फोन एंड गॉट हिज डिग्री, समझ में आया, एंड गॉट हिज डिग्री। फिर क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू डैश, बताओ जब परीक्षा हो गया, आपको डिग्री मिल गया, आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास कर गए, तो आपको क्या मन करता है करने का, ही डिसाइडेड टू डैश, बताओ जल्दी से बताओ, आप क्या डिसाइड करते हो, क्या करने का आप डिसीजन लेते हो, जल्दी सोच के बताओ जल्दी से। यस अमित, संडे को कल क्लास लूंगी मैं आपका, वेंसडे वाली, कल आपका 3:30 बजे क्लास होगा। अच्छा नरेशन भी लिख रहे हैं, हाँ मूड लिख रहे हैं, है ना, उसके बाद और जरा देखो लिखते चले जाओ। हाँ he decided to dash, he decided to, very good, तब आप कहते हो चलो पार्टी करते हैं, खुद ही सोचते हो ना बेटा, फीस्ट तो भोज होता है। he decided to celebrate, आप कहते हो चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो क्या किया, सेलिब्रेट करना चाहा तो he invited all his friends to a party to be dashed the following Sunday, बताओ तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया पार्टी के लिए, टू बी डैश द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को क्या होगा, जरा बताओ तो, बताओ आने वाले संडे को क्या होगा। देखो यस खुशबू, इसलिए तो मैं गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखते चले जाओ, जल्दी लिखो, बताओ। ही डिसाइडेड टू बी डैश, वेरी गुड, टू बी हेल्ड, बेटा यू कहते ना वी विल होल्ड अ मीटिंग ऑन संडे, है ना, प्लान नहीं, मैं जान रही थी कुछ लोग प्लान लिखोगे, बेटा एक बात बताओ, वो आप प्लानिंग पे तो लग ही गया। भाई जो पार्टी होगी वो संडे को प्लान नहीं होगी, संडे को पार्टी होगी, समझ में आया, टू बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे, डिसाइड तो कर लिया, और वो देखो प्लानिंग तो उसी समय शुरू कर दिया, अब संडे को प्लानिंग थोड़ी करेगा, संडे को तो पार्टी होगी। He spent most of the day getting things ready, and at 7:40 the first guest arrived. After that a steady dash of people dash, a steady dash of people dash, पहले तो हम देखें फोर्थ में, he spent most of that day dash things ready, बताओ तो फोर्थ में क्या होगा, dash things ready। यस विशाखा, ये पूरा बैच का कल क्लास होगा। पैरलिज्म मॉडल लिखते जाओ और जल्दी, चलो वेरी गुड, गेटिंग थिंग्स रेडी, क्योंकि वो कहते हैं ना गेट रेडी, पहले तो आप गेट रेडी होते हैं, फिर अपना सामान अरेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, आई एम गेटिंग माई थिंग्स रेडी, यानी सब कुछ बंदोबस्त करने में वो जुट गया। एंड देन एट 7:40 द फर्स्ट गेस्ट अराइव्ड, पहला गेस्ट 7:40 में पहुंचा। आफ्टर दैट अ स्टेडी डैश ऑफ पीपल डैश, अ स्टेडी डैश ऑफ पीपल डैश, बेटा स्टेडी डैश ऑफ पीपल, पहले तो ये बताओ आंसर क्या होगा, क्योंकि वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, जल्दी, अ स्टेडी डैश ऑफ पीपल डैश, जल्दी, स्टेडी डैश ऑफ पीपल डैश, क्या होगा जल्दी से, 10 नंबर वाला लाओ, ना 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 ना, यूपीएसआई का बेटा आप सिर्फ बैच ले लो, उसमें सब मटेरियल हम अपडेटेड है। स्ट्रीम ऑफ पीपल, वेरी गुड, सुनो ध्यान से, स्ट्रीम ऑफ पीपल होगा, याद रखना, स्ट्रीम ऑफ पीपल का मतलब क्या है, इसका मतलब है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, ये फ्रेज में आता है, लोगों का तांता, हालांकि स्ट्रीम का मतलब होता है पतला सा जो नदी का वो धारा होता है, उसको स्ट्रीम कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना लोग एकदम लाइन बना के आते गए, लोगों का तांता लग गया, उसको भी स्ट्रीम ऑफ पीपल कहते हैं, लोगों का तांता, देख लो
स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल डैश, क्या हुआ जल्दी बताओ। स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल, करंट कहां से, पीपल का करंट होता है क्या? पेपर दे दो। स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल, जल्दी। एयरफोर्स का बैच विनय अराउंड 15 जून तक आ जाएगा। अभी कौन कौन सा बोला? मूड, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल बेटा टर्न अप होता है। टर्न अप का मतलब होता है अराइव। टर्न डाउन का मतलब होता है जैसे रिजेक्ट, उसने ऑफर ठुकरा दिया, ही टर्न्ड डाउन द ऑफर। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव टू बी, जैसे वो बदमाश निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक। टर्न इन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई चीज अंदर फोल्ड करते हैं तो टर्न इन हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे क्या हुआ, उसके बाद लोगों का ताता का आगमन हुआ। आगमन होना इज अराइव्ड, टर्न्ड अप। एंड अनिल वॉज बिजी, अनिल बिजी हो गया, चैटिंग टू पीपल एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करने में और सबका इससे उसका इंट्रोडक्शन करने में, राइट। Anil had a wide dash of friends. Anil had a wide dash of friends. Dash of friends. बताओ क्या सही होगा? विनय देखती हूँ बेटा। Dash of friends. सर्कल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनो, आप कहते हो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो फ्रेंड के साथ सर्कल वर्ड यूज करते हो, यानी जो आपके दोस्त है, जो दोस्तों का नाम लेते हो ना, तो सारे दोस्त 8-10 दोस्त का नाम लेने के बाद क्या बोलते हो, यार कितने का नाम लूं मैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है ना। तो फ्रेंड सर्कल होता है हैज अ वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन डैश, और हर कोई हर दूसरे को नहीं जानता था। एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन, क्या बताओ बताओ बेटा, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तभी तो कहते हैं रीडिंग करो। रीडिंग करोगे 2-3 चीजें तो ऐसे ही पता चल जाएगी आपको। बताओ 8 नंबर क्या होगा? एंड नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन, जल्दी। फ्रेंड नंबर नहीं होता बेटा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स होता है, फिर तो फ्रेंड सर्कल होता है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होता है। बोलो, नॉट एवरीवन एट द पार्टी न्यू एवरीवन एल्स, बेटा एवरीवन एल्स होगा, हर कोई हर दूसरे को नहीं जानता था, एवरीवन एल्स बोलते हैं, एवरीवन एल्स। A party is always a good way to break the dash, ये भी idiom में आता है, मैंने आपको हिंट कर दिया। To break the dash, पार्टी एक अच्छा माध्यम है to break the dash। बताओ to break the dash, बताओ क्या होगा? To break the dash, बताओ तो। सुनो, ब्रेक द मोनोटनी भी हो सकता था कि निरस्ता ब्रेक करने के लिए, लेकिन सुनो ध्यान से बेटा, मैं यहां पे मोनोटनी भी सोच सकती थी कि निरस्ता खत्म करने के लिए। एंड गेट पीपल टॉकिंग, जब आप चुप्पी तोड़ के वार्तालाप शुरू कर देते हो तो उसके लिए ब्रेक द आइस आता है। इस टॉकिंग के कारण कहते ना मैम, मोनोटनी ब्रेक होगा ना, जो रोज पढ़ना है, कॉलेज जाना है, ये निरस्ता को तोड़ने के लिए किया होगा। ब्रेक द मोनोटनी बिल्कुल सही होता, लेकिन अगर ब्रेक द आइस होगा तो मैं इस वर्ड को फिट कर सकती हूं। जैसे कहते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान शुड ब्रेक द आइस नाउ, यानी दोनों को चुप्पी तोड़ना चाहिए और आपस में बातचीत शुरू करना चाहिए, ठीक है। टू ब्रेक द आइस, अनिल ने सोचा। द पार्टी सून गॉट गोइंग एंड देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिलीफ एट द डैश दैट द एग्जामिनेशंस वर ओवर। पार्टी बहुत अच्छा चलने लगा और एक तरह का रिलीफ, यानी कि चैन की सांस लोग ले रहे थे, दैट द एग्जामिनेशन वर ओवर एंड दैट अ लॉन्ग समर हॉलिडे ले अहेड, ठीक है। एट द डैश दैट, बताओ एट द डैश दैट क्या होगा? ब्रेक द साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है ना, जब एकदम सब शांत बैठे रहते हैं। लेकिन ब्रेक द आइस होता है जब आप एक दूसरे को नहीं जानते हो। यस, ब्रेक द आइस है वॉल्यूम 1 में, ठीक है। चलो, एट द फैक्ट दैट, इस बात पे, एट द मैटर दैट नहीं होगा, मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है फिर तो। एट द फैक्ट दैट, इस बात पे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं बेटा, एट द फैक्ट नहीं बोलते, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं। देखो ध्यान से, अब आपको इसलिए तो कहा थोड़ा रीडिंग करोगे तो इसमें ज्यादा सही कर लेते आप, ठीक है। देखो इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। अब मैं आपको पहले तो एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब आप क्लोज टेस्ट करते हो तो बेटा वो जो ब्लैंक है ना, उस ब्लैंक के साथ ही एक बार रीड कर लो। रीड करके कुछ एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। एक बार रीड करो, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रही हूं, एक बार रीड करो।
सो बैच नंबर 10 आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पैसिव वॉइस नरेशन मूड पैरेललिज्म और मॉडल्स बाकी है ना। हम जान रहे हैं नरेशन ऑफ पैसिव वॉइस हमने कराया है बैच नंबर, रात को 10 बजे चलता था इनका क्लास। तो बीच में करवाया था आपने टॉपिक के लिए, जरा चेक करो, मैं चेक करके ये हमको याद है पैसिव वॉइस नरेशन में हमने मर्ज किया है। रात में चेक किया। हाँ तो एक बार चेक करो 10 नंबर में ये है कि नहीं चैप्टर्स एडेड। रीड कर लिया? सुनो, पहले तो आपको आंसर नहीं करने बोला था बेटा, मैंने कहा था पहले रीड करो। द वर्ड विक्ट्री डैश रिमाइंड्स अस ऑफ डैश एंड ऑफ कॉन्करर्स लाइक अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन। जो अलेक्जेंडर बेटा हम लोग बोलते हैं ना, वो अलेक्जेंडर है। जो वर्ड विक्ट्री है यानी जीत है, वो हमें रिमाइंड करता है, डैश रिमाइंड करता है ऑफ डैश, और विजेता जैसे कि अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन। और वी में डैश ऑफ द एलीड विक्ट्रीज इन द 2 वर्ल्ड वॉर्स, या जो 2 वर्ल्ड वॉर्स में विक्ट्री हुए थे, जो सारे देश अगेंस्ट थे जर्मनी के एंड ऑल, है ना। तो वो अब वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जो साझा होकर लड़े थे, देशों ने लड़ा था, है ना, वो उसके बारे में आप डैश ऑफ कर सकते हैं। बट दीज विक्ट्रीज विद डैश विथ सो मच डैश एंड डिवास्टेशन। लेकिन ये जो जीत थे, ठीक है, ये डैश विथ थे, बहुत ज्यादा डैश, और डिवास्टेशन का मतलब होता है विध्वंस। देयर इज अनदर टाइप ऑफ विक्ट्री विच इज डैश एंड कंस्ट्रक्टिव। एक दूसरी तरह की जीत है जो डैश एंड कंस्ट्रक्टिव होता है। इन दिस कैटेगरी वी मे डैश द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट्स एंड स्कॉलर्स। इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट्स एंड स्कॉलर्स, statesmen and social reformers, workers in field and factory, and all who dash to the dash of the human race। मतलब एक और में जीत है जिसमें हम रख सकते हैं सोशल रिफॉर्मर्स को, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को, एंड ऑल हु डैश टू द डैश ऑफ द ह्यूमन रेस। द विक्ट्रीज ऑफ पीस आर मोर डैश, वहां पे डॉट नहीं, वहां पे कोई फुल स्टॉप नहीं ऑफ के बाद। द विक्ट्रीज ऑफ पीस आर मोर डैश एंड यूजफुल टू ह्यूमैनिटी दैन द सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ वॉर। देखो, जो विक्ट्रीज है, जीत, पीस का, शांति की जो जीत है, वो मोर डैश एंड यूजफुल होता है मानवता के लिए दैन द सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ वॉर, जो नेपोलियन ने और जो अलेक्जेंडर ने किया था। इन लोगों ने इतना विध्वंस किया था। तो हम एक मोटा मोटी समझ गए हैं कि ये बताना चाह रहा है कि जो वॉर से जीत हासिल करते हैं वो उस लेवल का जीत नहीं होता है जो लेवल का जीत हमारे कठिन से कठिन जगह पे, है ना, काम करके, जो कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं हमारे लेबरर्स, बड़े बड़े बांध बनाते हैं, है ना, फील्ड में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, देश के लिए जो अनाज उपजाते हैं इतनी कड़ी धूप में, है ना। इसका मतलब है वो जो विक्ट्रीज है, वो जो जीत है, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं। पहले तो मैंने यही कहा बेटा आपको कि सबसे पहले आप उसका एक रफ आइडिया निकालो, बोलना क्या चाहता है ना। फिर देखो, द वर्ड विक्ट्री डैश रिमाइंड्स अस। भाई जनरली आपके दिमाग में नेपोलियन आता है, अलेक्जेंडर आता है, जैसे जीत सोचते हो तो नेवर थोड़ी है ऐसा, कभी मुश्किल से याद आता है, नहीं भाई। कहते हैं सिकंदर के जैसा विजेता कोई नहीं, है ना। तो आप जब जीत की बात करते हो तो कहते हैं सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। तो जनरली बात आती है सिकंदर की, राइट, जनरली बात आती है सिकंदर की, जनरली। द वर्ड विक्ट्री जनरली रिमाइंड्स अस ऑफ डैश एंड ऑफ कॉन्करर्स, ऑफ डैश एंड कॉन्करर्स, ऑफ जनरली जब विक्ट्री सोचते हो तो वो जो विजेता है और जो डैश है,